आपका ए पार्ट का लास्ट चैप्टर है, ठीक है, वो वाला नहीं था जो अपन ने कल किया था। हाँ बच्चा। ठीक है। चलो, वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। क्या हमने इससे पहले वाला चैप्टर जो 12 चैप्टर था, क्या उसमें कुछ हमने रजिस्ट्रेशन लाइसेंस पढ़े थे क्या? क्या वहां पे हम जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, फांसी की बात कर रहे थे, फूड एंड सेफ्टी वाला कुछ याद आ रहा है? देन ईएसआई करके कुछ एम्प्लॉय इंश्योरेंस करके भी था, प्रोविडेंट फंड भी था, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो वहां उन्होंने जो नाम बताए थे वो बोला ये लेना चाहिए, यहाँ ये आपको दिलवा रहे, रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस बता रहे। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो कंपनी है उनको ईएसआई में रजिस्ट्रेशन करवाना है, फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। अगर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी किन को होता था? जिनमें एम्प्लॉयज कितने थे? 10 या 10 से ज्यादा। अब यहाँ पे आपको पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बता के रखिए, ठीक है। प्रोविडेंट फंड किसको करवाने हैं? 20 या 20 से ज्यादा, पूरा का पूरा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कुछ याद आ रहा है? 40 पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? 40 कुछ याद आ रहा है? 20 कुछ 10 याद आ रहा है? ये जो 40 और ये जो 20 है ये गुड्स गुड्स को लेकर थे, लेकिन एक गुड्स हिली एरिया में था और एक नॉर्मल प्लेन एरिया। फिर हमने कहा था सर्विस, सर्विस की बात हो रही है, एक हिली एरियाज का था और एक मतलब कि प्लेन एरियाज, हिल मतलब पहाड़ एंड प्लेन एरियाज, ठीक है। तो कुल मिलाकर सीन ऐसा है कि वहां जो उन्होंने नाम बताए उसका डिटेल प्रोसेस, कल का जो वो चैप्टर था बहुत लेंदी नहीं था, बस उन्होंने बोला ये होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए और पूरे एक्ट के नाम बता करके, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उसकी डिटेल बताई है कि रजिस्ट्रेशन करवाना है जीएसटी को तो कैसे कराना है, ईएसआई का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कैसे कराना है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन, और साथ में क्या लिखा है? लाइसेंस। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन में बोला कि भाई हर कोई कंट्री किस में काम करना चाहती है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग? इजीली तरीके से भाई बिजनेस चालू हो जाए, उसमें वर्किंग चालू हो जाए, फॉर्मेलिटीज ज्यादा ना लगे, कम फॉर्मेलिटीज में काम बन जाए, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहते हैं। एक्चुअल में हमारी कंट्री की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है ना, हमेशा कंपैरिजन करता है, पूरे की पूरी वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज है उन सबकी रिपोर्ट तैयार करता है और सबको रैंकिंग देता है। रैंकिंग में ये बताता है कि भैया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस कंट्री में कितना अच्छा है। तो पहले 2014 के अगर डेटा की बात करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने बोला 142, अगर हम ये बोलेंगे इंडिया, इंडिया जंप करता है 79 पोजीशन में, कब? 172 से। फिर अगर हम बोलेंगे आज के डेट में वो कितने रैंक में आ गया है, 2019 के डेटा के हिसाब से हमारी रैंकिंग कितनी होगी? 63rd, मतलब 63 रैंक बहुत अच्छी रैंक है, ठीक है। धीरे धीरे हम चीजें इतनी टेक्नोलॉजी में आते जा रहे हैं, चीजें इतने आसान करते जा रहे हैं, तो हमारी रैंकिंग ऊपर होती जा रही है। तो ये पूरा चैप्टर आपको यही बता रहा है कि हम रजिस्ट्रेशन का जो तरीका है कम फॉर्मेलिटीज में इजीली से कर सके, ताकि किसी को भी अगर बिजनेस करना है तो फटाफट इन फॉर्मेलिटीज निकल के बिजनेस में ध्यान दे सके, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे उन्होंने कुछ बिजनेस एंटिटी रजिस्ट्रेशन बताया। प्रोप्राइटर में क्या कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है? कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, ऑप्शन होता है। प्राइवेट कंपनी में कंपलसरी, पब्लिक कंपनी में कंपलसरी, एलएलपी में कंपलसरी, 1% कंपनी में कंपलसरी। 12 चैप्टर भी यही पढ़ा था अभी अपन ने, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन पढ़ा था। चलिए, अब इन्होंने कहा कि हर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना पड़ता है? अपना अकाउंट ओपन खोलना पड़ेगा। अकाउंट कौन सा खोलना पड़ेगा? करंट अकाउंट। आपने ये समझा ही है कॉमर्स के बच्चे हो तुम लोग कि भाई एक सेविंग अकाउंट होता है, करंट। तुम लोग का अगर कोई अकाउंट खुला है तो सेविंग होगा, लेकिन अगर आप बिजनेस करोगे तो करंट अकाउंट। आईटेक्स का अकाउंट कौन सा खुला है भैया? करंट अकाउंट होगा। जितनी भी कंपनी आप बनाओगे उनका कौन सा अकाउंट खुलाओगे? करंट अकाउंट। कोई सेविंग अकाउंट थोड़ा ना खुलाओगे। चलो, बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन भैया अभी नहीं करना है जब तक पहले आप करंट अकाउंट ना खुला लो। क्लैरिटी? पक्का? चलो, अब इन्होंने कहा कुछ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहले क्या दे रखा है? पैन, टैन। दूसरा क्या दे रखा है? जीएसटी। फिर क्या लिखा है? एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, शॉप्स स्टैब्लिशमेंट। ये चैप्टर क्या बताने वाला है? बस इनका रजिस्ट्रेशन खत्म, ये चैप्टर बस यही है। अब सबकी प्रोसेस बताएगा। किसकी प्रोसेस बताएगा? भैया पैन कैसे करोगे? तुम सबका पैन बन गया है क्या? बन चुका है। कैसे पैन अप्लाई किया जरा बताओ मुझे। खुद से किया एप्लीकेशन कि ब्रोकर को पकड़ा? खुद से किया। जिन्होंने ब्रोकर किया तो उस ब्रोकर ने क्या किया? सिस्टम में बैठा है, वेबसाइट में जाके सीधा अप्लाई कर दिया। कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपने उसको ब्रोकरेज फीस दी है, लेकिन आप खुद से भी कर सकते हो। सीधा जाओ भैया इनकम टैक्स की वेबसाइट में, पैन के लिए अप्लाई करो, सीधा मिल जाएगा। फॉर्म में फॉर्मेलिटीज भरनी होती है, आधार कार्ड में जो जो इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन डालो ना, खत्म। खुद से अप्लाई किया। कितने लोगों ने खुद से अप्लाई किया? वेरी गुड, हो पाया ना आराम से। बच्चों एज अ सीएस आपको किसी कंपनी को अगर बनाना है तो उस कंपनी का पैन बनाना पड़ेगा ना, तो वो अप्लाई आप खुद ही करोगे। तो अगर आपका किसी ब्रोकर ने बना दिया है, ओके, किसी और का पकड़ पकड़ के पैन बनाओ,
तुम पेन बना सकते हो आराम से, ठीक है, ये बना देगा, इसको ब्रोकरेज फीस दो भाई। एक्चुअली में तुम, वही मैं कह रही हूँ, समझ रहे हो ना, आपको यही काम करना है। सीएस जब बन जाओगे, फॉर्मेलिटीज तो करनी है ना आपको, तो आपको पेन भी अप्लाई करना है, आप जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, इन शॉर्ट जितनी चीजें यहाँ पे दे रखी सब रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो। बात समझ में आ रही है? और इसकी फीस ली जाती है, तो आप क्यों किसी और को फीस दे रहे हो भाई, तुम भी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब इन्होंने यहाँ पर साफ बोल रखा है, चलो हम पेन का मीनिंग बताएंगे। अब तुम्हें क्या पेन का मीनिंग बताने की जरूरत है क्या? पेन क्या है? अब जरा मुझे ये बताओ, तुम पेन के बारे में जो जो जानते हो मुझे जरा कंटेंट दे दो। पेन का पहले फुल फॉर्म बताओगे? परमानेंट अकाउंट नंबर। तुमने सबसे पहले क्या बता दिया? फुल फॉर्म बता दिया। चलो और मुझे बताओ, टैक्स पेयर की बात हो रही है, ठीक है, वेरी गुड, आपका पूरा ट्रांजेक्शन बैंक का हमें दिख जाएगा इसमें, ठीक है। चलो और बताओ क्या है, और बताओ ना, प्लास्टिक का होता है फिजिकल फॉर्म में, 10 नंबर होते हैं, उस 10 नंबर में आईडी प्रूफ होता है, 10 नंबर उसमें होते हैं, और जो 10 डिजिट डिजिट होते हैं वो अल्फाबेट भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। बच्चों यही सब बताया ना, इन्होंने भी यही सब बताया है, ठीक है। अब सीन क्या है ना, अगर मैंने तुमसे पूछा तो तुम ब्लैंक हो गए, ज्यादा कंटेंट नहीं दे पा रहे। आप ये क्यों पढ़ रहे हो? कंटेंट एग्जाम में लिख सको, अदरवाइज पता आपको सब है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, उसे लिख नहीं पाते, कंटेंट मिस हो जाता है। आप ये मत सोचो कितना इजी है, पढ़ने में आसान लग रहा है, ये सोचो कि हम इस यहाँ पे कंटेंट इकट्ठा करने आए हैं। क्योंकि पेन जब मैं पूछ रही हूँ तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत है, तो तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन लिखने वाला कंटेंट आपके पास कम पड़ जाता है, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया, व्हाट डू मीन बाय पेन, फुल फॉर्म बताया, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसके लिए? टैक्स पेयर के लिए। 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है। अब देखो इसमें तुम देखो स्टार्टिंग में क्या दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर क्या होते हैं? अल्फाबेट। फिर तुम्हारे क्या होते हैं? 4 नंबर कौन से होते हैं? नंबर। फिर एक अल्फाबेट, टोटल मतलब 6 अल्फाबेट होते हैं और 4 आपके नंबर होते हैं। बात समझ में आ रही है? तब जाके 10 डिजिट का बनता है। फिर ये लिखा है कि भैया लेमिनेटेड होता है, प्लास्टिक कार्ड होता है। ये सब तो हमें भी पता है, लेकिन बस हम बता नहीं पा रहे, तो प्लीज कंटेंट ले लो ताकि आप लिख सको। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये एक यूनिक ईच, सबका नंबर एकदम डिफरेंट होता है, ईच कार्ड होल्डर के पास क्या एक जैसे नंबर होगी? किसी पास नहीं, सबका अलग होता है। डिपार्टमेंट इससे आइडेंटिफाई करता है, भैया कौन से डिपार्टमेंट की बात हुई? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। लिंक ऑल दी ट्रांजेक्शन, पैन होल्डर से सब ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। फिर फैसिलिटेट प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करता है? इजी रिट्रीवल, मतलब क्या होता है? वापस से पुरानी जो इन्फॉर्मेशन है, बैकडेट से आपकी इन्फॉर्मेशन इससे निकाली जा सकती है। मैचिंग करता है, क्या है? वेरियस इन्वेस्टमेंट, बोरिंग, अदर बिजनेस एक्टिविटी, पूरा पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन से, पैन नंबर से क्या हो जाएगा बच्चों? आपकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। अब आपने कहा कि नहीं दीदी, मैंने ना इनकम टैक्स की नजर मुझ पे ना पड़े, तो मैंने ना अपना बैंक अकाउंट ना अलग अलग कर रखे, मैंने 4 बैंक अकाउंट में अलग अलग पैसा डाल रखा है। अरे भाई इनकम टैक्स के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, बैंकों को सख्त इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भैया किसी में भी इतने से ज्यादा का ट्रांजेक्शन दिखा हमें इन्फॉर्मेशन दो। तुम्हें क्या लगता है ये छापे कैसे पड़ जाते हैं? इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तो बैंक को भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि भैया ट्रांजेक्शन अगर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ये अगर कुछ आपको अजीब एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन दिख रहे हो, तो भैया हमें आकर चुगली करो, सीधी सी बात। और फिर वो अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करेंगे और फिर रेट मारेंगे, ठीक है। चलो, इट इज ऑल्सो सर्व एज अ आइडेंटिटी प्रूफ। खुद आप देखो जगह जगह आइडेंटिटी प्रूफ में आप देते हो। अब आधार कार्ड आ गया तो अब आधार कार्ड देने लगे, ठीक है, लेकिन इससे पहले वोटर आईडी, आधार कार्ड जब नहीं होता था, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ये सारी चीजें होती। तो यस, आप पैन कार्ड को लार्ज नंबर ऑफ पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या लिखा है? फ्रॉम होम दी मैंडेटरी टू ऑब्टेन। पेन किसको लेना कंपलसरी है? सबको लेना है। आप टैक्सेबल टैक्स पेयर हो चाहे नहीं हो, इससे फर्क पड़ता नहीं है। आप अभी क्या टैक्स पे कर रहे हो, लेकिन भैया अकाउंट, बैंक में जब अकाउंट खोलोगे साफ बोल देगा पेन लो, फिर तुम्हें पेन लेकर आना पड़ेगा। आपने आधार बनाया होगा, फिर आधार कार्ड और पेन को क्या किया होगा? लिंक किया होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो, एवरी पर्सन जिसकी टोटल इनकम, उसको तो लेना कंपलसरी है। एक एग्जेम्पशन इनकम होती है, ठीक है। अब टैक्स स्लैब रेट होता है, 5 लाख के ऊपर, 7 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स लगेगा। इन्होंने कहा कि भैया हमने एक लिमिट बता के रखी है जिसके बाद टैक्स नहीं, जिसके अंदर टैक्स नहीं लगता, उसके बाद लगता है, सबको लेना पड़ेगा। चैरिटेबल ट्रस्ट आपको लेना पड़ेगा, एवरी पर्सन जिसका टर्नओवर क्या है 5 लाख के ऊपर जाएगा एक साल में, लेना पड़ेगा। एवरी पर्सन जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेगा, पेन लेना पड़ेगा। यहाँ लिस्ट है, आज की डेट में पेन तो सबको कंपलसरी कर दिया, अदरवाइज जो टैक्स पे कर रहा है, जो नहीं कर रहा है, सबको। लेकिन उन्होंने नाम के साथ बताया, पहला नाम क्या बताया? जो लिमिट क्रॉस करेगा इनकम की उसे। चैरिटेबल ट्रस्ट आपको लेना पड़ेगा, जिसका टर्नओवर एक्सीड हो जाएगा, वो पर्सन जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आ रहा है, ठीक। फिर क्या बोला? ऑल नॉन इंडिविजुअल रेसिडेंट पर्सन भी, ठीक है। पर्सन जो एसोसिएटेड है, कितना एक्सीड कर रहे हैं? 2.5 लाख से ज्यादा।
अब इन्होंने कहा क्या बिजनेस सेटअप के लिए भी पेन बहुत इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंस बताओ पेन की बिजनेस सेटअप के लिए। उन्होंने कहा पेन बहुत इंपॉर्टेंट है हर बिजनेस एंटिटी के लिए। साफ साफ इन्होंने बोला अगर आपने पेन नहीं रखा तो गवर्नमेंट आपको छोड़ेगी नहीं। कितना चार्ज करेगी? मोर देन 30%। नॉर्मली अगर आपने पेन ले रखा है तो आप पे जो टैक्स रेट लगता है वो लगेगा। टैक्स रेट क्या लगता है समझ लो? 30%। अब आप में लगता था और आपने नहीं लिया तो आप पे कितना चार्ज हो जाएगा? 30% से ज्यादा भी। सरकार आपको पनिश कर रही है एक तरीके से। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोलता है? बिजनेस सेटअप के लिए पेन कैसे जरूरी है? पहला तो उन्होंने कैसे तरीके से बताया, नहीं होगा तो ज्यादा टैक्स लगा देंगे। फिर क्या बोल दिया? इस पेन के थ्रू क्या करते हैं हम पूरे बिजनेस का ट्रैक, है ना, पूरा ट्रैक रखते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इवन इज नॉट पेइंग इनकम टैक्स मैंडेटरी होल्ड, आपको फिर भी पेन तो रखना पड़ेगा, जैसे कि आप लोगों ने खुद ही रखा है। कंपनीज रजिस्टर्ड अब्रॉड और इंडिया, कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है? इंडिया में, पेन रखो। कहाँ रजिस्टर्ड है? बाहर, पेन रखो। इंडिविजुअल बच्चे अब थोड़ा सा नोटिस करो, कंपनीज एक्ट आपको क्या बताता है? कंपनी बनाओ, मेमोरेंडम आर्टिकल ये सब बनाओ अपने क्लाइंट को। लेकिन सेटिंग आपको क्या बता रहा है? पूरे डॉक्यूमेंट। कंपनी बन जाएगी तो करंट अकाउंट खोलो, उसका एक पैन बनाओ। क्या ये बात समझ में आ रही है? सेटिंग आपको पूरा ही कंप्लीट पैकेज दे रहा है। और कंपनीज एक्ट आपको एज पर लॉ फॉर्मेलिटीज बताता है ये, लेकिन पूरा ओल सोल आपको पूरी कंप्लीट पैकेज देता है। समझ में आ रहा है? उसमें थोड़ा ना बोला था अकाउंट बनाना, उसमें थोड़ा ना बोला था पेन बनाना। पेन तो फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत बोल दिया, लेकिन अकाउंट अकाउंट की बातें नहीं बोली थी कि बिजनेस कब चालू करना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे आप सीखते हो। ठीक है, चलो। कंपनीज को प्रोवाइड, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, भैया इनको भी एक टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर सेटअप में टैक्स, सॉरी, सेटअप में आपको पेन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये पेन की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? अभी मैंने कहा कुछ लोगों ने खुद से किया था। जो लोग जिन्होंने खुद से किया था इन्होंने कहा भैया एप्लीकेशन होता है पेन का, उसे भरो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके। ऑनलाइन करोगे तो बच्चा वेबसाइट आ चुकी है, उन वेबसाइट में इनकम टैक्स की वेबसाइट से जाओ। ऑफलाइन करना है तो आपको क्या करना है? भेजना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने कहा भैया एक फॉर्म होता है, फॉर्म का नाम क्या बोल दिया है? फॉर्म 49A फॉर द रेसिडेंट इंडिविजुअल। जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है वो क्या करेगा? फॉर्म भरेगा, भेजेगा। अगर फॉरेन सिटीजन है तो उसके लिए फॉर्म थोड़ा सा बदल गया है, फॉर्म का नाम क्या है? 49AA। ठीक है, डबल ए। चलो, न्यू पैन एप्लीकेशन एक्चुअल में दो वेबसाइट है। 2009 के पास इन्होंने कहा एनएसडीएल, एनएसडीएल तो जानते हो ना, सीडीएसएल एनएसडीएल, एनएसडीएल के थ्रू भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स की वेबसाइट और एनएसडीएल वेबसाइट, ये दोनों को दोनों वेबसाइट से आप पैन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब इनकम टैक्स अकेला नहीं है। 2009 के बाद एनएसडीएल की भी वेबसाइट में जाकर आप पैन की एप्लीकेशन दे सकते हो। सारी एप्लीकेशन एक ही जगह जा रही है, बस दो अलग वेबसाइट दे दी आपको। ठीक है, हाँ, कोई भी तुम भी कर सकते हो। मुझे अपना पैन बनाना है, मैं जा सकती हूँ, ये एक वेबसाइट है। एनएसडीएल का मेन काम क्या था? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। लेकिन एनएसडीएल ने क्या बोल दिया? एनएसडीएल ने क्या बोल दिया? मैं एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहा हूँ, जिसको पैन बनाना आओ। जैसे इनकम टैक्स का क्या काम है? रेटिंग एडिट छापा ये सब करना, लेकिन वो पेन की भी फैसिलिटी दे रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बस फैसिलिटीज एक एक्स्ट्रा पेन के लिए अप्लाई कोई भी कर सकता है। एक नॉर्मल इंसान भी, एचयूएफ भी, पार्टनरशिप फर्म भी, कंपनी लिस्टेड प्राइवेट, कोई भी। क्लियर है? चलो आ जाओ, इंडिविजुअल एप्लीकेशन की बात करेंगे। अगर आप फिजिकल जा रहे हो तो उन्होंने कहा कि चुपचाप क्या करो? एफिक्स करो दो रिसेंट कलर्ड फोटो। प्रॉपर उन्होंने साइज भी बोल दिया, भैया इतने इतने साइज वाला, पासपोर्ट साइज वाली फोटो की बात हो रही है, वो जाकर देने का। क्लियर है? अब यहाँ उन्होंने वो दो चीजें बताई है। कैसे जाना जा रहे हो? ऑफलाइन। कैसे जा रहे हो? ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन जा रहे हो तो वही फॉर्म का नाम फिजिकल फॉर्म। अगर ऑनलाइन जा रहे हो तो मैंने आपको दो वेबसाइट बताई, एक एनएसडीएल की वेबसाइट है और ये क्या लिखा है? यूटीसिल। ये कुछ नहीं, ये इनकम टैक्स की ही वेबसाइट में आपको मिलेगा। ठीक है, ये वेबसाइट में जाओ। फिर उन्होंने बोला भैया फीस पक्के से दे देना, बिना पैसे के तो हम नहीं करने वाले। ठीक है, तो 100 रुपये कुछ रहती है फीस, ज्यादा नहीं रहती। कितना? 106, हाँ ऐसे कुछ रहता है। वो 6 रुपये वो सब लगा कर होता है। ठीक है, इसी का बनाया था। गुड, खुद से क्यों नहीं बनाया तूने? देखा ना तूने, बनाया ना, बस। तो उन्होंने कहा भैया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डाल देना। तो कुल मिलाकर पेन कैसे अप्लाई करना है, सिंपल है ना बच्चों? इतने फॉर्म देख चुके हो तुम, देखना मतलब इतना समझ चुके हो कि आपको एप्लीकेशन देनी होती है, फॉर्म भरना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है, जो वो मांग रहा है अटैच करते जाओ। जो बॉक्स में पूछा है ना, नाम तो नाम लिखो, डेट ऑफ बर्थ तो डेट ऑफ बर्थ, ये तो भर सकते हो ना तुम? पक्का? खुद का फॉर्म देखा था जब रक्षिता दी भरवा रही थी तुम लोगों से, वैसे ही, और कुछ नहीं, कुछ हैवी नहीं होता। फिर उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली। क्या बड़ी बात बोली उन्होंने, बताओ जरा? पेन को क्या करो? आधार से लिंक करो,
1 जुलाई 2017 में नोटिफिकेशन दे दिया गया था कि भैया फटाफट पैन और आधार को लिंक कर दो, नहीं तो 10,000 का तुम्हें क्या लगेगा, 10,000 नहीं 1,000, सॉरी 1,000 का, अगर आज भी तुम्हारा पैन और आधार लिंक नहीं है तो 1,000 की लग जाएगी। समझ रहे हो? तो मालूम है कि आधार और पैन लिंक है? अगर है तो वेरी गुड, जब कभी जाओगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि 2017 से पहले पहले अगर करते तो पेनल्टी देने की जरूरत नहीं थी। आज भी हम किसी की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना, और हमें पता चलता है वो पहली बार भर रहा है और उसका आधार और पैन लिंक नहीं है, तो वो रिटर्न फाइल करने नहीं देता हमें। क्यों? क्योंकि वो उसने लिंक नहीं करवाया होता। तो फिर 1,000 पहले पेनल्टी पे करो, लिंक करवाने का फीस पे करो, फिर जाके हम वो रिटर्न फाइल करते। तो यस, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनका लिंक नहीं है। हो सकता है आप में भी कोई हो, प्लीज देख लेना, आज नहीं तो कल पेनल्टी बढ़ ना जाए, सरकार का काम है। ठीक है, अभी 1,000 रुपए लगते हैं। इतना था पेन। क्या क्या डेटा मिला? पेन का मीनिंग समझ में आए, किन किन को जरूरत है, बिजनेस के लिए कैसे जरूरी है, ठीक है, और उसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेलिंग बताई। अब आ जाओ, पेन तो हमें पता है, फिर भी नेक्स्ट क्या लिखा है? टैन। अब थोड़ा कंसेप्ट को समझना है यहाँ, ठीक है? क्या लिखा है? टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर या फिर टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर। जब भी इसका फुल फॉर्म देखते थे तो क्या देखते थे? टेन डिडक्शन एंड कलेक्शन साथ में रहता है। एक्चुअल में टैक्स अकाउंट नंबर है ये, और कुछ नहीं। टैक्स अकाउंट नंबर। टैन का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स अकाउंट नंबर। पैन का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। याद रहेगा, टैक्स अकाउंट नंबर। अब इसमें एक तरफ बोला है डिडक्ट और एक तरफ बोला है कलेक्शन। अब दोनों का एक एक एग्जाम्पल समझो, ठीक? अब एग्जाम्पल इस तरीके से कि तुम मेरी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हो, तुम मेरी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हो। सरकार ने मेरी कंपनी को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि तुम जब अपने एम्प्लॉय को क्या दोगे? सैलरी दोगे। तो ये जो एम्प्लॉय है, इसको इनकम हुई तो ये क्या करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स पे करेगा। यही होता है ना, जो इनकम कमा रहा है वो टैक्स पे करेगा। दैट्स इट, यही है ना। अब मुझे सरकार ने बोला है कि भैया ये आगे चलकर क्या देगा? ये आगे चल के क्या देगा? टैक्स पे करेगा। एक काम करो, इसका टैक्स पहले ही डिडक्ट कर लो। उसे हम बोलते हैं टीडीएस। इसे हम क्या बोलते हैं? टीडीएस। सैलरी से कट जाता है। मतलब मैं हूं एम्प्लॉयर और तुम हो एम्प्लॉय, मैं हूं मालिक, तुम हो एम्प्लॉय। मालिक ने पहले ही टैक्स का एक अमाउंट डिडक्ट कर लिया और फिर तुमको दे दिया। अब तुम्हें अलग से टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आए? और अलग से तुमने मान लो टैक्स पे कर दिया, तो सरकार के पास तो पहले ही टैक्स आ गया था, तो ये तुम्हें वापस रिबेट कर देगा। कुल मिलाकर आपको आपका पैसा मिल जाएगा, डबल टैक्स नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है? वापस तुम मेरे अंदर एम्प्लॉय हो, मुझे सरकार ने बोला, बॉस को बोला है कि तुम अपने एम्प्लॉयज का टीडीएस पहले ही काट दो, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पहले ही काट के इनको सैलरी दे दो, ठीक है, ताकि इनको आगे पे ना करना पड़े। अगर इनके से आपने पे कर दिया तो सरकार देती है, डबल टैक्स नहीं होगा। ये क्लियर है? तो टैन का पहला फुल फॉर्म क्या लिखा है? टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। मैं वो कंपनी हूं जिससे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि भैया तुम टैक्स डिडक्ट करो ना, तो टैक्स डिडक्ट करने के लिए मुझे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तब मैं एलिजिबल हूं आपका डिडक्ट करने के लिए। पहला कंसेप्ट समझ में आया? पक्का? दूसरा क्या लिखा है? कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर। मैं एक ज्वेलरी शॉप वाला हूं, ठीक है, मैं एक ज्वेलरी शॉप वाला हूं। तुम मुझसे आकर सोना खरीदो, गोल्ड खरीदो। अब तुमने गोल्ड खरीदा, पैसे तुमने मुझे दिए, इसका मैंने क्या काट दिया? टीडीएस। समझना समझना। पहले वाले एग्जाम्पल में मैं तुम्हें पैसे दे रहा था, पहले वाले एग्जाम्पल में मैं पैसे तुम्हें दे रहा था। अभी जो मैंने ज्वेलर वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें पैसे मैं ले रहा हूं। तो मैंने कलेक्ट किया तुमसे, तुमसे मैंने क्या लिया? दो चीजें ली, गोल्ड का पैसा भी लिया प्लस टैक्स भी लिया, और ये टैक्स मैंने तुम्हारे बिहाफ में वहां पे किया। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो उस ज्वेलर को भी क्या करवाना पड़ेगा? टैन लेना पड़ेगा। अगर वो ज्वेलर है तो ज्वेलर को क्या लेना पड़ेगा? टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर, क्योंकि वो क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। और टैक्स डिडक्शन क्या बोल रहा है? वो जो सैलरी वाला एग्जाम्पल था, तो अगर मैं एक बॉस हूं, एम्प्लॉय को सैलरी दे रही हूं, तो मुझे टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा। अगर मैं ज्वेलर हूं, पैसे ले रहा हूं और तुमसे वो पैसे कलेक्ट कर कर वहां दे रहा हूं, तो मैं टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर। सिंपल भाषा बोलूं तो ये टैक्स अकाउंट नंबर है, मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर मैं सरकार के बिहाफ में तुमसे टैक्स कलेक्ट करके दे रही हूँ ना, तुमसे डिडक्ट करके दे रही हूँ ना, तो सरकार ने क्या किया? गवर्नमेंट ने क्या बोला? भैया हम गवर्नमेंट है और यहाँ है वो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय या फिर बच्चा बायर, दोनों में से जो भी। एम्प्लॉय वाला एग्जाम्पल बायर, बीच में उन्होंने किसको खड़ा कर दिया? बीच में उन्होंने किसको खड़ा कर दिया? मेरे एग्जाम्पल में ज्वेलर्स आता है और कंपनी। तो सरकार को किन से लेना चाहिए? एम्प्लॉय से और बायर से। लेकिन सरकार ने बीच में एक कड़ी
मीडिएटर रख दिया, भैया तुम मेरे बिहाफ में आकर ये काम करोगे, तुम डिडक्ट करो और मुझे दो, तुम कलेक्ट करो और मुझे दो। तो ये बीच में जो भी मीडिएटर है इनको क्या लेना पड़ता है, टैन लेना पड़ता है। तुम अगर टैन लोगे तभी तुम एलिजिबल हो लेने के लिए, बिना टैन के हम किसी का ना डिडक्ट कर सकते ना कलेक्ट कर सकते। कंसेप्ट क्लियर है पक्का? अब कहीं भी टैन आएगा क्लिक हो जाएगा। टैन का फुल फॉर्म बताओ। टैक्स अकाउंट नंबर है, लेकिन बीच में क्या लिखा है, या तो डिडक्शन या तो कलेक्शन। कंसेप्ट क्लियर है पक्का? चलो, अब अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो अब इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है कि ये भी क्या होता है, नंबर भी क्या होता है, 10 डिजिट का होता है। इसमें भी क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है। कौन देता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। फिर उन्होंने बोला ऑब्टेन बाय ऑल दी पर्सन, वो पर्सन लेंगे जो क्या कर रहे, रिस्पॉन्सिबल है। किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टैक्स डिडक्ट करने के लिए एट सोर्स, टीडीएस के लिए, या फिर कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। समझ में आ रहा है, टीडीएस और टीसीएस समझ में आ रहा है। टीडीएस क्या है, डिडक्ट करना, टीसीएस क्या, कलेक्ट करना। दो एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ रहा है। चलो, अब कौन कौन से पर्सन है जो अप्लाई करेंगे 10 के लिए, कौन अप्लाई करेगा, वही जो डिडक्ट कर रहा है। A1 2 3 सिंपल भाषा में अगर मैं इसको बताऊं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एनीवन हु नीड टू डिडक्ट, जिसको काम मिला है, जो वो मीडिएटर है, कौन लेगा ये टैन नंबर, वो लेगा जो डिडक्ट कर रहा है, जो कलेक्ट कर रहा है। यूजुअली नीड 10 एक्सेप्ट फ्रॉम दोज, उन्होंने कहा कुछ चीज होती है जिसके लिए पैन लग जाता है, जिसमें पैन लग गया उसे छोड़ दो, बाकी सारी चीजों के लिए आपको टाइम तो लेना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, इफ समवन इज पेइंग रेंट, अगर कोई रेंट पे कर रहा है, कितने से ज्यादा पे कर रहा है, ओवर 50,000 पर मंथ की बात हो रही है, अ मंथ की बात हो रही है, मतलब 50,000 से ज्यादा की रेंटिंग आप पे कर रहे हो, दे मस्ट डिडक्ट, क्या डिडक्ट करना पड़ेगा, 5%। अगर मुझे रेंट पे करना पड़ रहा है, रेंट कितने से ज्यादा पे करना पड़ रहा है, 50,000 से ज्यादा, एक महीने में 50,000 से ज्यादा, तो उन्होंने कहा कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। क्या डिडक्ट करना पड़ेगा, 5% टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। तो भैया उसे भी, ये क्या लाइन लिखा है, अक्सर कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें ऑडिट ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। बिना ऑडिट के हम आपको काम अलाउ करें तो कुछ तो टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा, ऑडिट करेंगे तो टैक्स कुछ और आएगा। तो हमने क्या बोल दिया, आपका छोटा मोटा बिजनेस है, लेकिन अगर आप कितने से ज्यादा पे करो रेंट, 50,000 से ज्यादा, तो प्लीज 5% का आपको डिडक्ट करना पड़ेगा टैक्स। तो प्लीज आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराओ 10 का, तब आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। हाँ, उसको पे कर, उसको देना पड़ेगा, उसे 5% का टैक्स काटना है। मैं रेंट पे कर रही हूँ, किसको पे कर रही हूँ समझ लो, ये है, ये किराए की बिल्डिंग है, मैं 50,000 से ज्यादा रेंट पे करूँ तो मैं टीडीएस काटूंगी और सरकार को दे दूंगी। समझ में आ रहा है, मैं टीडीएस काटूंगी और किसको दे दूंगी, सरकार को दे दूंगी। क्लैरिटी है। रेंट कितना दे दिया, 50, लेकिन 50 में मैंने क्या लगा दिया होगा, 5% टैक्स। और मैंने कहा तुमने, तुम्हारे बिहाफ में मैं, यही तो हो रहा है यहाँ पर। तुम अगर नोटिस करो, कमा तुम पैसे रहे थे, लेकिन बॉस तुम्हारे बिहाफ में कर रहा है। फिर ज्वेलर्स में भी क्या कर रहा था, तुमने पैसे मुझे दिए, मैंने कहा तुमसे ही मैं लूंगी, टैक्स लूंगी और सरकार को दूंगी। जीएसटी वीएसटी क्या होता है, जीएसटी में भी ये होता है ना, तुमसे लेकर दिया जाता है ना, यही होता है ना। दुकान वाला क्या करता है, कुरकुरे तुम लोगों ने खरीदे, टैक्स भी साथ में दिया तुमने, है ना, टैक्स भी साथ में दिया। आप देखना इंक्लूसिव टैक्स होता है, तो तुमने टैक्स के साथ पैसा भी दुकान वाले को दे दिया और टैक्स भी दे दिया, तुम्हारे बिहाफ में वो पे कर रहा है। तो मैंने उसको पैसा दिया और टीडीएस टैक्स काट कर सरकार को दे दिया। क्लियर है, लेकिन मैं तब दूंगी जब मेरा खुद का टैन नंबर होगा। टैन नंबर है नहीं तो टैक्स कहाँ दूंगी मैं, रिकॉर्ड में ही नहीं हूँ। अगर मेरा रजिस्ट्रेशन होगा तो इनकम टैक्स मुझे उंगली करके पूछेगा, भैया तुम रजिस्टर्ड हो, तुमने जो टैक्स काटा दो हमें। सामने वाला भी रिपोर्ट कर पाएगा। रजिस्ट्रेशन ही नहीं तो कहाँ रिपोर्टिंग, किसने काटा क्या काटा, कोई सबूत है क्या, कोई सबूत नहीं है। चलो, फॉर द पेमेंट, अगर 50 लाख से ज्यादा, पहला 50,000 पर मंथ था, अब 50 लाख से ज्यादा इन अ ईयर, अगर आप कोई ऐसा काम करो जिसमें कमीशन फीस ये सब लगती है, तो प्लीज आपको भी क्या बोल दिया, आपका भी ऑडिट ऑडिट नहीं होता, लेकिन 5% का आपको टैक्स लगेगा। मतलब मुझे अगर क्या मिलता है, कमीशन वगैरह कुछ मिलता है, इसकी पेमेंट वगैरह मुझे देनी है किसी को, कमीशन 50 लाख से ज्यादा, तो मुझे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना और मैं 5% टैक्स काट के उनके बिहाफ में गवर्नमेंट को दूंगी। क्लियर है बच्चों, कौन कौन पर्सन एलिजिबल है, पहला वो जो रिस्पॉन्सिबल है डिडक्ट करने के लिए और कलेक्ट करने के लिए। फिर उन्होंने बोला अगर आप रेंट 50,000 से ज्यादा पर मंथ दे रहे हो तो आप पहला 10 नंबर रजिस्ट्रेशन करो, 5% टैक्स काटो और सरकार को दो। नेक्स्ट क्या बोला, मुझे किसी को कमीशन वर्क के लिए 50 लाख देना पड़ता है एक साल में, तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराऊंगी और उनके बिहाफ में टैक्स काट के सरकार को दूंगी। क्लियर, चलो ये 3 पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग एकदम आसान, हेडिंग क्या लिखा है, अब आप 10 ले रहे हो तो उसके लिए क्या क्या रिलेवेंट है, इन्होंने कहा टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट। टीडीएस टीसीएस का फुल फॉर्म बताओ,
डिडक्शन और कलेक्शन। इसका स्टेटमेंट दो भाई, स्टेटमेंट दो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का चालान दो आपने कि हाँ टैक्स पे करेगा तो चालान रखो, इसका सर्टिफिकेट दो, एनी अदर डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं, पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमें दो, तब जाकर आपका ये कंप्लीट माना जाएगा। अब 10 के लिए अप्लाई करना, पैन के लिए कैसे अप्लाई करे थे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ये भी यही बोलता है भाई ऑफलाइन है और ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन जाएंगे तो भैया हम एक फॉर्म बता रहे, वहां 49A था, यहाँ 49B, पैन टैन, ठीक है। पैन टैन, पैन भी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है, टैन भी क्या है इनकम टैक्स, लेकिन पैन सबको लेना है, टैन सबको नहीं लेना है। वो बंदा जो टैक्स काट कर सरकार तक पहुंचाएगा वो टैन लेगा, ठीक है। चलो ऑनलाइन क्या बोल दिया भैया, एनएसडीएल की वेबसाइट में जाकर देख लेने का, डन। चलो इन्होंने कहा अगर आपकी कंपनी एकदम न्यू न्यू कॉर्पोरेट हुई है, तुम याद करो जब भी हम कंपनी के प्रोसीजर पढ़ रहे होते थे तो उसमें लिखा रहता था कि एक स्पाइस फॉर्म होता है, इस फॉर्म से बहुत सारे काम हो जाते थे, पैन भी मिल जाता था, टैन भी मिल जाता था, डिन के लिए भी अप्लाई हो जाता था, नेम का रिजर्वेशन भी हो जाता था, और ईएसआई इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड सारे काम हो जाते, मतलब जो अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना वो सारी चीजें स्पाइस प्लस की मदद से हो जाएगा। आप अपने क्लाइंट की न्यू न्यू कंपनी बनाओगे, साथ में ये सारी फॉर्मेलिटीज भी तो करना है, इस फॉर्म से सारे के सारे काम एक साथ हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ ये लिखा है अगर कंपनी आपकी एकदम न्यू है और आपकी कंपनी में क्या लगता है टीडीएस आपको काटना है, तो टीडीएस काटना है तो आपको टाइम लेना पड़ेगा, तो स्पाइस प्लस में ये काम भी पॉसिबल है। क्लियर है बच्चों? चलो वे टू गेट द फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म कहां से मिलेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलेगा भैया, फ्रीली डाउनलोड फॉर्म है, डाउनलोड करो। ऑल्सो अवेलेबल क्या लिखा है, टिन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, FC लिखो, फैसिलिटी सेंटर्स, फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले सेंटर्स, कुछ सेंटर्स है, पहले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके मिल जाएगा फॉर्म, PDF मिल जाएगी, प्रिंट कर लेना, फिजिकल भर रहे हो ना। सेकंड क्या बोला, या फिर आप कहाँ जाओ, कुछ फैसिलिटी सेंटर्स प्रोवाइड करके रखा है, अगर आपको याद आ रहा होगा हम कंपनी का जब इनकॉर्पोरेट करते थे, याद आ रहा है, एक होता था वर्चुअल, एक होता था फिजिकल सेंटर्स, याद आ रहा है, फैसिलिटी सेंटर प्रोवाइड किए जाते हैं, इन्होंने भी ये कह दिया। वैसे तो ये सिस्टम, वेबसाइट खोलो, फॉर्म डाउनलोड करो, PDF प्रिंट कराओ, भरो उसको, अगर फिजिकल जाना है, या फिर दूसरा क्या है, कुछ सेंटर्स हमने बना के रखे, उनसे जाके फॉर्म ले आओ, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके ले आओ। मालूम है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहाँ है, कहाँ है यहाँ बताओ, जबलपुर नेपे टाउन, रसल चौक के वो साइड बीच वाला एक रास्ता आता है ना वहां पे है, ठीक है, ऑफिस है वहां पे जाके ले लो, ठीक है, फैसिलिटी सेंटर्स। चलो फोटोकॉपी, ठीक है, लेजिबल फोटोकॉपी आपकी 49B की प्लीज करवा लो, नो सेपरेट टैन ऑप्टेन फॉर द पर्पज ऑफ दी TCS। अब मुझे ये बताओ TCS क्या था, टैक्स कलेक्शन, उन्होंने कहा अलग से लेना नहीं है, TDS और TCS दोनों का एक ही होता है, पर्सन ऑलरेडी अगर टैन है तो भैया क्यों TDS के लिए अलग से ले, क्लियर है, एक ही से काम चल जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन में बस आपको अपना साइंड एक्नॉलेजमेंट देना, पेन के थ्रू आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, ठीक है। कम्युनिकेशन की बात हो रही है, एप्लीकेशन डिजिटली आप डिजिटलाइज NSDL को दोगे, फॉरवर्ड कर देंगे, ये इतना शॉर्टकट लिखते हैं, ITD मतलब क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, ऐसा शॉर्टकट लिखते जाएंगे, TCS TDS ये सब लिखा, ITD दे देते तो लगता है क्या होगा ये, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया, NSDL को आपने फॉर्म दिया, उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या देगा, सब कुछ देखेगा, टेन दे देगा। क्या बात बता रहे हैं ये लोग, ये तो तुम भी खुद से सोच सकते हो ना, लेकिन क्या होता है क्लिक नहीं होता है। बस ये ध्यान रखना ये चैप्टर है इजी, हम जानते हैं सारी चीजें, लेकिन लिखने वाला कंटेंट हमें बस चाहिए कि क्या क्या बातें और लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है, ये 10 की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। इन्होंने कहा कि भाई टैन एप्लीकेशन में 14 डिजिट यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा आफ्टर 3 days एप्लीकेशन, आप इसमें अपना स्टेटस ट्रैक करो, आपको 10 कब तक मिलेगा, 3 दिन में मिल जाएगा वैसे तो। फीस वगैरह दे देना, फीस 10 एप्लीकेशन GST के साथ, फीस समय समय पे जो बदलती है वो फीस पे करने का। यहाँ तक चीजें क्लियर है। 10 और पेन, 10 पेन, पेन आपको फिर भी नॉलेज था, 10 का नॉलेज मिला, मिला डिडक्शन और कलेक्शन। चलिए अब हेडिंग बताओ, बताओ GST का फुल फॉर्म क्या है, क्या इसे वन नेशन वन टैक्स बोल सकते हैं। ये GST बहुत स्मार्ट है, इसने बहुत सारे टैक्स को पीछे छोड़ दिया, एक्साइज ड्यूटी हटा दिया, सर्विस टैक्स हटा दिया, वैल्यू एडेड टैक्स हटा दिया, सेंटर सेल टैक्स हटा दिया, परचेस टैक्स, एंटरटेनमेंट, लग्जरियस, ठीक है, ओट्री, ओट्री मतलब लोकल अथॉरिटी भी टैक्स लेती थी, इन सब को साइड कर दिया,
वन नेशन वन टैक्स, बस जीएसटी देना, बाकी सब नहीं। एक जमाना था कि ये सारे टैक्स होते थे। जीएसटी एक्चुअली में 2017 में आया। ये सारी चीजें ना जब हम पढ़ते थे उसी टाइम पे बदल रही थी। ठीक है, हम तो पढ़कर आए थे क्या, एक्साइज ड्यूटी वगैरह। जब काम करना चालू किया तब क्या देखा, जीएसटी आ गया। मतलब ये हमारे कोर्स में नहीं था। कंपनीज एक्ट फिर भी कोर्स में आ गया था फाइनल फाइनल में, ठीक है, लेकिन जीएसटी हमारे कोर्स में था ही नहीं। मतलब हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, हमने एक्साइज ड्यूटी पढ़ा था, हमने सर्विस टैक्स, हमने वैल्यू एड टैक्स, ये सब हम कैलकुलेट करते थे। और जब लगा कि वाह क्या सीख लिया हम लोगों ने, तो लॉ बदल गया, जीएसटी आ चुका था। ठीक है, तो लॉ का कोई दिन धर्म नहीं, जमाने के हिसाब से बदलता रहता है। तो ये जीएसटी इन सबको डिडक्ट, इन सबको हटाकर आया है। ठीक, चलो। अब इन्होंने कहा कि टाइप्स ऑफ जीएसटी, सुना तो होगा ये सारे, है ना, इतने बिल वगैरह, अरे रे रे रे, सब कुछ ठीक ठाक। जीएसटी के टाइप तो सुना ही होंगे, क्या क्या है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, ये यू सुना है कि नहीं सुना है? गुड, यूटी, यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी क्या होता है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, दमन दीव ये सब सुना ही होगा ना, अंडमान निकोबार, सब क्या है, यूनियन टेरिटरी। भाई उनमें भी तो लगता है, बस वो हम उनको इतना भाव नहीं देते, लेकिन यस होता है। ठीक है, एसजीएसटी कौन लगाता है भैया, स्टेट लगाता है। कब लगाता है, जब इंट्रा स्टेट, तो इंट्रा का मतलब क्या है, एक ही स्टेट के अंदर, इनसाइड, इंट्रा इनसाइड, इंट्रा इनसाइड, इंटर मतलब क्या, आउटसाइड। समझ में आ रहा है, चलो आ जाओ। इन्होंने बोला भैया एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है जब एक ही स्टेट के अंदर होगा। यूजीएसटी क्या हो गया, यूटी होता है एक्चुअल में, यूजीएसटी क्या होता है, यूनियन टेरिटरी। अब यार यूनियन गवर्नमेंट भी तो है ना, इन्होंने कहा इंट्रा यूनियन टेरिटरी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, इंट्रा। आईजीएसटी क्या है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड में उन्होंने बोल दिया भैया इंटर स्टेट। अब देखो उन्होंने बोला क्या है, अच्छी बात समझो थोड़ा। टैक्स तो कौन लगाएगा, सीजी, लेकिन उन्होंने कहा रेवेन्यू शेयर कौन करेगा, दोनों करेंगे। लगाने वाला तो कौन है, सेंटर, लेकिन अगर दोनों में शेयरिंग होगी, सेंटर कुछ लेगा और स्टेट, है ना। तुमको मालूम होगा तीन लिस्ट होती है, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री, कॉन्स्टिट्यूशन में। लिस्ट वन क्या है, यूनियन लिस्ट। लिस्ट टू क्या है, पहला यूनियन है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार, स्टेट का अधिकार। और ये क्या बोल रहा है, कॉन्करेंट, ये क्या होता है, बोथ। ये क्या होता है, बोथ। जीएसटी किस में आता है, बोथ में, थर्ड लिस्ट में आता है, दोनों मिल बांट कर करो। लेकिन अगर थर्ड जो लिस्ट है कॉन्क्रीट लिस्ट में हो गया डिस्प्यूट, कौन जीतेगा, सेंटर, यूनियन ही जीतेगा। उन्होंने कहा चुपचाप, है ना, शांति से कर रहे हो तो शेयर करो, अगर जहां शांति खत्म हुई उधर कौन आ जाएगा, सेंटर, यूनियन सामने आ जाता है। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे उन्होंने कहा चलो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करें। इन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन की सिंपल प्रोसेस तुमने अभी पिछले चैप्टर में जो पढ़ा यही पढ़ा है। इन्होंने देखो प्रेजेंटेशन बस घटिया इनका, ये दिख रहा है, क्या देते, 20, 10, 10, ये सब दिख रहा है, 40, यहाँ ये था 10, 20, 20, 40, क्या बोल रहे हैं, सर्विस, सर्विस, गुड्स, गुड्स, सर्विस कहाँ, स्पेशल कैटेगरीज, हिली एरियाज। तुम यहाँ पे 10 लाख का अगर टर्नओवर है तो तुम्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। सर्विस रेस्ट ऑफ द इंडिया 20 लाख, गुड्स में बोल दिया हिली एरियाज 20 लाख, और रेस्ट ऑफ द इंडिया 40 लाख। क्लियर है बच्चों। एमपी का अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, मुझे बताओ गुड्स का अगर है तो कब आपको अपने क्लाइंट को बोलना पड़ेगा कि भैया आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, जब उसका टर्नओवर कितने ज्यादा होगा, 40 से ज्यादा। अगर वो ओनली सर्विस का कर रहा है तो 20 लाख, अगर वो दोनों कर रहा है तो 40। आपका क्लाइंट गुड्स की भी लाइन में है, सर्विस की भी लाइन में, तो आपको 40 होते ही क्या करवाना पड़ेगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है, पक्का। चलो, पर्सन नॉट एलिजिबल टू रजिस्टर, भैया किसको नहीं कराना, जिनमें नहीं लग रहा है टैक्स। किसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, जिसपे टैक्स नहीं लग रहा है भाई, या फिर जो क्या है टैक्स में क्या है, एग्जेम्प्टेड है, या फिर कौन आ गया, एग्रीकल्चरिस्ट। बच्चों एग्रीकल्चर को बहुत प्रमोट किया जाता है, एग्रीकल्चर में कम से कम टैक्स लिया जाता है, तो एग्रीकल्चर को इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, स्पेसिफाई कैटेगरी या फिर जो सीजी बोलते हैं, कितनी बातें यहाँ पे लिखी, 4, जिसपे टैक्स नहीं लगता या जिसको छूट मिल रखी है, और अलग से एग्रीकल्चरिस्ट बोल दिया, और सीजी जिसको बोल दे, उंगली रख दे, भैया आज से तुम टैक्स मत देना, मत देना, रजिस्ट्रेशन भी करवाने की जरूरत नहीं है। नहीं लगता, एग्रीकल्चर में बहुत कम टैक्स लगता है, ना के बराबर लगता है, सेंटर तो लगाता ही नहीं है, जो लगाता है थोड़ा बहुत वो स्टेट की फॉर्मेलिटीज वाला लगता है। ठीक है, उनको प्रमोट करना है ना, खुद आप देखो हमारे देश में ज्यादा किसान भाई लोग हैं जिनको तकलीफें ना हो, बस इसीलिए किया जाता है। ठीक, चलो। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पहले हमने पढ़ा किस किस को नहीं कराना है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसको कराना है, जो
इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। अब कंपलसरी की हमने वो लिमिट पढ़ ली, 10, 20, 20, 40, उनको कंपलसरी करना है। चलो, इंटरस्टेट सप्लायर उसको करना पड़ेगा। क्या लिखा है? कैजुअल टैक्स पर्सन, टेम्परेरी। कैजुअल टैक्स पर्सन से मतलब क्या है? कभी कभार आप में टैक्स की लाइबिलिटी आती है तो फिर आपको यस जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा लो, भले आपको कभी कभी देना है लेकिन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लो। हम पढ़ रहे हैं किसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी। अगर आप टेम्परेरी बेसिस में टैक्स देते हो, कैजुअल हो आप, तब भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट, पर्सन टैक्सेबल अंडर, क्या लिखा है? थोड़ा समझे कंसेप्ट को, ठीक है। रिवर्स चार्ज, मैं अगर टैक्स पे कर रही हूँ, ठीक है, अब मैं दुकान की बात करती हूँ, कुरकुरे खरीद के लेकर आ रहे हो, टैक्स कौन पे कर रहा है? टैक्स पे कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे बिहाफ में गवर्नमेंट तक कौन पहुंचा रहा है? दुकान वाला, ठीक है। तो उस दुकान वाले ने अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया, मैंने बोला रिवर्स, अब ऑपोजिट कर दो, मतलब आप टैक्स कौन पे कर रहा है? तुम जाकर सरकार को दे रहे हो। तो कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज होती है, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें साफ बोल दिया जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, रिसिपेंट, मतलब कि यहाँ दुकान वाला नहीं, आप पे करोगे। एक्चुअल में अभी आपने इनकम टैक्स नहीं पढ़ा है। इनकम टैक्स पहले ओल्ड सिलेबस में फर्स्ट ग्रुप में ही होता था। फर्स्ट ग्रुप में होता था तो तुम्हें टैक्स का अच्छा खासा नॉलेज हो जाता था और ये चीजें आसान हो जाती थी। लेकिन अब उन्होंने उसे सेकंड ग्रुप में दे दिया है तो अभी आपको ये सारे कंसेप्ट नहीं पता है। मतलब ये कंसेप्ट ऐसे होते थे कि ये कुछ नहीं, ये चिल्लर लगते थे बच्चों को। क्यों? क्योंकि उनको कंसेप्ट बहुत डिटेल में पता है। तो अभी फॉर द टाइमिंग आपको यही समझना है कि वो पर्सन जो किस में आ रहे हैं, रिवर्स चार्ज की कैटेगरी में आ रहे हैं। रिवर्स चार्ज मतलब क्या? रिवर्स हो जा रहा है। रिवर्स मतलब जो अभी तक कौन दे रहा था? दुकान वाला, जो आपके बिहाफ में जीएसटी है ना पे कर रहा था, तो उसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है। अब ये कह रहे कि दुकान वाले नहीं, आपको करना है, लेकिन उसकी भी रिवर्स चार्ज की एक लिस्ट होती है, किस पे एप्लीकेबल होता है, उन्हीं पे। हर कोई नहीं, तुम नहीं करोगे, तुम तो कुरकुरे खरीदने आए, तुम क्यों करोगे, ठीक है। लेकिन ऐसे कुछ बड़े लोग प्लेयर्स होते हैं जिनकी एक लिस्ट होगी कि भैया तुम सामान खरीद भी रहे हो तो भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर है बच्चों? पक्का? चलो, नेक्स्ट क्या बोलता है? पर्सन who are required to pay tax under section सबसेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 9। देखो इनकम टैक्स के सेक्शन चल रहे, ये वाला थोड़ा सा टेक्निकल एरिया है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ये याद करना पड़ेगा। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 5 बोलता है कुछ स्पेसिफाई टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है। कुछ सीजी ने ट्रांजेक्शन डिसाइड करके ये ट्रांजेक्शन, इन ट्रांजेक्शन को करने वाला अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाएगा। तो सेक्शन 9 का सबसेक्शन 5 देखो, ये भी रिवर्स चार्ज में क्या आता है, सेक्शन 9 में क्या आता है, ये टेक्निकल एरियाज है। इनकम टैक्स जब पढ़ोगे तो उनमें सेक्शन वाइज आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, लेकिन अभी आपको हेडिंग हेडिंग तो याद करनी पड़ेगी। रिवर्स चार्ज याद रखना पड़ेगा, सेक्शन 9 का सबसेक्शन 5, इसकी डिटेलिंग मैंने आपको क्या बताई। सीजी ने कुछ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाई कर रखे हैं, कुछ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन जिसमें आपको लेना पड़ेगा। फिर क्या लिखा है, ये तो सिंपल है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, भैया बाहर का बंदा, ठीक है, इंडिया में आया है, नॉन रेसिडेंट है, आपको करना पड़ेगा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू, ये तो अभी पढ़ा, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू टैक्स डिडक्ट, जिसको टीडीएस काटना है तो भैया वो भी अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाएगा। नेक्स्ट, पर्सन हु सप्लाई द गुड्स एंड सर्विस, उसको भी करवाना है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी नया नाम है आपके लिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपने थोड़ा बहुत कॉमर्स में 11th-12th में, आपने 12th में स्पेसिफिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट सुना होगा, उसकी कैलकुलेशन आती थी इनपुट टैक्स क्रेडिट। बिजनेस स्टडीज में भी, इको में भी, भैया मैंने तो पढ़ाया है ना, इसलिए मुझे पता है, इकोनॉमिक्स में ही पढ़ाती हूँ। वेरी गुड। कुछ ऐसा डायग्राम आपके ना बिल्कुल बुक में दिया रहता था कि भैया ये रॉ मटेरियल लिया है आपने, ये रॉ मटेरियल लिया है, अब रॉ मटेरियल के टाइम पे आपने 50 रुपए टैक्स पे कर दिया, 50 रुपए टैक्स पे कर दिया, अब आपका एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। याद आ रहा है? वेरी गुड। आपका एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जब एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, वैल्यू, वेरी गुड, ये 300 रुपए का है, लेकिन इसमें कितना टैक्स पे कर चुके हो? चलो 400 करती हूँ, 400 रुपए का ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ, लेकिन ये 50-50 का रॉ मटेरियल में आप कितना टैक्स पे कर चुके थे? 50, तो 150 आप दे चुके हो, तो उन्होंने कहा 400 में टैक्स नहीं लगेगा, 150 अलग करो। 400 में से 150 अलग किया, कितना बचा? याद आ रहा है ना? आ रहा है शैली, अदिति याद आ रहा है? ये तो मैंने भी पढ़ा है यार जबकि बिजनेस स्टडीज में भी सेम डायग्राम है ना, इको में भी है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी समझ में आ रहा है क्या? अगर आप कुछ बना रहे हो, उसमें रॉ मटेरियल में आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट में उन्होंने कहा 400 में क्या अब फिर से टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं, आपको 150 अलग करना है, कितना बचता है बच्चा? 250 बचता है।
टैक्स आपको किस में पे करना है? 250 में। क्यों? क्योंकि 150 तो दे चुके हो ना ऑलरेडी। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होता है? क्रेडिट। चलो छोड़ो ये सब, आप बहुत सारी शॉपिंग तो करते हो ना, रिबेट मिलता है, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। क्या होते हैं वो रिबेट पॉइंट्स, क्या मिलते हैं? नहीं, मैं तो बहुत यूज करती हूँ, है ना। अब होता क्या, फॉर एग्जाम्पल आपने 2000 3000 से ज्यादा की शॉपिंग कर ली, आपको क्या मिल गया? क्रेडिट्स मिल जाते हैं। 500 रुपए का मिल गया क्रेडिट, है ना। अगले बार फिर से शॉपिंग करने जाओगे अगर 2000 की, तो 500 क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। 1500 में मेरी शॉपिंग हो जाएगी। तो कूपन्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, आपके नंबर में पॉइंट्स ऐड ऑन होते रहते हैं। जितनी भी आपने शॉपिंग करी पूरा साल, 2 साल, 3 साल का ऐसा होता है, ठीक है, कि आप इन पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो। मैं तो जाकर पूछती मेरे कितने पॉइंट्स बने, कितने पॉइंट्स बने। कभी बहुत कम होते, कभी ज्यादा। सारे दोस्तों को बोलते थे मेरा ही नंबर देना, मेरा ही नंबर देना। क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट्स एक साथ इकट्ठा हो जाए। किसी में 10 रखे, किसी में 20 रखे, किसी में 40 रखे, भैया एक साथ मिल जाए ना मुझे 100, इसमें क्या है ना। हाँ। चलो, तो समझ में आया कैसे होता है। तो ये एक तरीके से क्या है, इन्होंने कहा भाई आपने जब ऑलरेडी 50 रुपए दे चुका है, उसका एक क्रेडिट मिल रहा है, उसे हम क्रेडिट बोलते हैं, जो आप यूज करते हो। जीएसटी में इनपुट क्रेडिट बहुत यूज होता है। जब भी आप सरकार को टैक्स पे करते हो, तो सरकार बोलता है हम अगला जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे उसमें आपको थोड़ी सी छूट दे देंगे। ठीक है, तो ये फायदा होता है आपका। ठीक है, ठीक है। इस कंसेप्ट को और गहराई से आप कहाँ पढ़ोगे? इनकम टैक्स में पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन उनको करवाना पड़ेगा जो क्या करे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट देते हैं जो। नेक्स्ट, सप्लायर्स को करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है। एवरी इलेक्ट्रॉनिक कमेंस ऑपरेटर को लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। एवरी पर्सन जो सप्लाई कर रहा है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, इसको लेना पड़ेगा। तो ये लिस्ट है, टेक्निकल है, इंपॉर्टेंट है, रट जाओ बच्चों, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किस किस को करना है। चीज क्लियर है यहाँ पर? चलो, अब उन्होंने बोला हम जब भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे, ऊपर वो 10 20 20 40 याद आ रहा है, पूरा टर्नओवर कैलकुलेट करना है ना, उस टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? टैक्सेबल सप्लाईज एग्जेम्प्टेड भी करेंगे। टर्नओवर तो ज्यादा आए ना, आपको टैक्स लगे चाहे ना लगे, सारी चीजें एक साथ। जीरो रेटेड सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, बट डज नॉट इंक्लूड, ये क्या लिखा है? अभी कुछ रिवर्स चार्ज बताया मैंने। रिवर्स चार्ज मतलब कि दुकान वालों को नहीं देना है, कस्टमर को देना है। तो रिवर्स चार्ज वाला अगर मैकेनिज्म है, बस उसको छोड़ा गया है, बाकी सारी चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। अगर एक शॉपकीपर है, चलो आईटेक्स है, आईटेक्स में जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? हम क्या देखेंगे? टर्नओवर। तो टर्नओवर में हम ये सारी चीजें इंक्लूड करेंगे। और अगर हमारा टर्नओवर कितने से ज्यादा आ रहा है, सर्विस लाइन है कि गुड्स लाइन है, हम ये बताओ जरा। सर्विस लाइन है, सर्विस लाइन में किस लिमिट की बात करना चाहिए? 20 के ऊपर करना चाहिए। आराम से हो रही है, करना चाहिए, है ना। अब इन्होंने साफ बोला है कि 20 की लिमिट काउंट कैसे करेंगे? इन सब को हमें करना पड़ेगा इंक्लूड, तब जाकर एग्जेम्प्टेड है उसे भी इंक्लूड करो काउंटिंग में, भले टैक्स ना लगे, काउंटिंग में तो आएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए देख रहे हैं, क्लैरिटी है बच्चों? चलिए, अब इन्होंने कहा जीएसटी आईएन, आईएन मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अब मुझे बताओ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, भैया ये भी 15 डिजिट का होता है। आपको जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन हो गया ना, नंबर अलॉट हो जाएगा। अब इन्होंने पूरी कहानी, ये जो शॉर्ट में ये जो लिखा है ना, ये उन्होंने कहा हम अच्छे प्रेजेंटेशन में बताएंगे तुम्हें। ये 15 डिजिट डिसाइड कैसे होते हैं, आओ। इन्होंने कहा फर्स्ट टू डिजिट क्या होता है? स्टेट का कोड, मतलब कि स्टार्टिंग के 2 डिजिट से समझ में जाएगा भैया आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। फिर उन्होंने बोला 10 नंबर क्या होते हैं आपके? पैन नंबर, मतलब पैन नहीं तो जीएसटी नंबर नहीं मिलने वाला। मतलब पहले के 2 नंबर स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आपका पैन, ताकि डिटेलिंग पता चले ना। अब कौन हो आप? आईटेक्स कंपनी है तो भैया कंपनी का पैन होगा, आप इंडिविजुअल हो तो आपका पैन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 2 डिजिट क्या होंगे? एंटिटी, प्रोडक्ट होते हैं उनसे आइडेंटिफाई होते हैं। लास्ट डिजिट होता है वो एक नंबर, अब कुछ तो यूनिक नंबर देंगे, तो उनका दिया हुआ नंबर ये रहता है स्पेसिफिक, जो हमेशा किसी का सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। स्टेट कोड तो सेम होंगे ना, एमपी में जितने होंगे सबके स्टार्टिंग के 2 कोड सेम होंगे। पैन सबका अलग होगा। एंटिटी कोड कॉमन हो सकता है ना, हो सकता है। मैं अगर टीचिंग में हूं तो टीचिंग का एक सेम होगा, तो जितने लोग टीचिंग में वो भी सेम आएगा। ये एक डिफरेंट होगा, जो लास्ट वाला डिफरेंट होगा, और पैन आपका डिफरेंट होगा। बाकी सारी चीजें लोगों के जैसे, जिनके नंबर देखोगे तो कॉमन निकल सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि भैया किस स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन सा वो गुड या सर्विस लाइन में। क्लैरिटी है? पक्का? प्रोसीजर, अब पूरी डिटेल प्रोसीजर। आपको जैसे पैन 10 का रजिस्ट्रेशन करना था, इसमें भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। इन्होंने कहा भैया लॉग इन करो, ये आपको वेबसाइट दे दी, गवर्नमेंट की वेबसाइट www.gst.gov.in। चलो सबमिट करो, क्या दोगे भाई? पैन दे दो अपना,
मोबाइल नंबर दे दो, ईमेल एड्रेस दे दो, फिर एक ओटीपी वेरिफिकेशन आएगा जब मोबाइल में आप दोगे, नॉर्मल प्रोसेस है, उस डालो ओटीपी को, ठीक है, फाइल करो। अगर उन्हें लगेगा तो क्या करना, ऑथेंटिकेट बाय द सिग्नेचर, डीएससी लगा लो अपने। अगर सरकार को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए मांगेंगे आपसे, फाइनली सब कुछ ठीक ठाक लगेगा तो आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? पक्का? चल क्या रहा है यहाँ पे, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। क्या बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है? जितने भी ऑनलाइन फॉर्म होंगे, छोड़ो ये सब, ऑनलाइन फॉर्म बताओ क्या बोलोगे, एप्लीकेशन, प्रिस्क्राइब वेबसाइट, ठीक है। अब आपको अगर मालूम है कि जीएसटी का हो रहा है तो जीएसटी की वेबसाइट में मिल जाएगा, इनकम टैक्स पैन हो रहा है तो इनकम टैक्स में मिल जाएंगे, तो वेबसाइट का, वेबसाइट नहीं पता चल रही ना, इनकम टैक्स की वेबसाइट, जीएसटी की वेबसाइट, ऐसे लिख दो। प्रिस्क्राइब तो लास्ट रिसोर्ट है, लेकिन जहां जो बता सकते हो बता दो, थोड़ा एग्जामिनर को लगे कि नॉलेज है। अब फॉर्म में आप डिटेलिंग तो बता सकते हो ना, पैन, पैन सॉरी पैन हो गया अपना, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, एड्रेस हो गया, आधार, ये सारी चीजें जो तुम्हें लगता है बेसिक इन्फॉर्मेशन सब में जानी चाहिए, दे दो ना, उनको दे दो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ दे दो, उनका रिप्लाई आएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो वो भी दे दो, फिर सब कुछ ठीक लगे या तो एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो नंबर अलॉट हो जाएगा, डन। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं बताओ जरा, 8 पॉइंट। इन 8 को शॉर्ट में और इसकी फोटो भी ले लेना। क्या लिखा है, अप्रूव टाइम, रजिस्ट्रेशन 3 दिन के अंदर मिल जाएगा अगर सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट है तो। नेक्स्ट, आधार क्या करना, वेरीफाई होगा। इफ आधार ऑथेंटिकेशन फेल, फिजिकल वेरिफिकेशन, बिजनेस लोकेशन रिक्वायर्ड विद इन 60 डेज। हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ है तो भैया फिजिकली आपको 60 डेज में चेक किया जाएगा। डॉक्यूमेंट इश्यू, डॉक्यूमेंट आर इनकम्प्लीट, नोटिस भेजा जाएगा एप्लीकेंट को, 7 दिन के अंदर रिस्पॉन्स देना है कि भैया ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। अप्रूवल आफ्टर क्लैरिफिकेशन, इफ इशू आर रिजॉल्व तो रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड विद इन 7 दिन के अंदर मिल जाएगा आफ्टर क्लैरिफिकेशन। नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द नोटिस, द एप्लीकेंट कैन बी रिजेक्टेड। इन्फॉर्मेशन मांग रहे आप दे नहीं रहे हो भाई, डिले एक्शन बाय ऑफिसर, इन किसने, जीएसटी के ऑफिसर ने टाइम लगाया, अगर जीएसटी के ऑफिसर ने टाइम लगाया हमारी कोई गलती क्या, तो हमें तो फिर मिल जाना चाहिए। नो एक्शन टेकन स्पेसिफाइड टाइम, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमें जीएसटी का नंबर मिल जाएगा। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, this is the date applicant become liable for the register if application submitted within 30। communication of the registration once approved, registration number certificate are issued electronic within 3 days। समझ में आ रहा है बच्चों, जनरल बातें थी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है, कंपोजिशन स्कीम। अब कंपोजिशन स्कीम के बारे में आपको नहीं पता है क्योंकि ये टैक्स का एरिया, ठीक है। अभी तक हमने कितने रजिस्ट्रेशन पढ़े, पैन समझ में आ गया, टैन समझ में आ गया, जीएसटी समझ में आ गया। अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सीख लिया है, लेकिन उन्होंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है, उन्होंने कंपोजिशन स्कीम के बारे में बताया। अब कंपोजिशन स्कीम के बारे में देखो कितना लंबा चौड़ा उन्होंने डिस्कशन किया, लेकिन पहले मैं आपको पूरा शॉर्ट में बता दूंगी तो ये पूरा रीड करने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे क्योंकि उन्होंने जनरल बातें ही बताई है, लेकिन स्टिल पहले आपको समझना है। कंपोजिशन स्कीम थोड़ा सा समझो। इन्होंने कहा कि जो स्मॉल बिजनेसेस है जिनका टर्नओवर कितना है, 1.5 करोड़ के अंदर, अप टू 1.5 करोड़, उनके लिए एक सिंप्लीफाइड टैक्स की स्कीम निकाली, दैट वाज कंपोजिशन स्कीम। पहले बताओ मीनिंग समझ में आए। कंपोजिशन स्कीम एक स्कीम है जो छोटे बिजनेस के लिए बनी है ताकि उनका टैक्स थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाए। उसका मतलब हमारा क्या है, 1.5 करोड़ से नीचे। कुछ सर्टेन स्टेट्स हैं, ऑब्वियसली स्टेट्स कौन से होंगे, हिली एरियाज वाले, जिनको क्या बोलते हैं भैया, तुम 75 लाख के अंदर होगे तो तुम्हारे लिए फिर 1.5 करोड़ वाली लिमिट नहीं है, तुम्हें 75 लाख वाली है। इट्स अलाउ देम टू पे टैक्स परसेंटेज ऑफ देयर टर्नओवर रादर देन स्टैंडर्ड जीएसटी रेट। आप इस स्टैंडर्ड जीएसटी रेट नहीं लगेगा, हमने आपको बोल दिया हम आपको एक परसेंटेज देंगे, इतने परसेंट से आप बस टैक्स पे कर दो। स्कीम इज ऑल्सो अवेलेबल टू सर्विस प्रोवाइडर द टर्नओवर। अगर आप सर्विस लाइन में हो तो आपका टर्नओवर अगर 50 लाख से कम है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आप एक फिक्स परसेंटेज में टैक्स दो, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल मैं, हमको बोलते हैं बस आपको 8% से टैक्स देना है, कुछ कैलकुलेट मत करो, कुछ वगैरह ऑडिट वॉडिट कुछ नहीं करो, सीधे से आप बस 8% से टैक्स दे दो। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप छोटे बिजनेसमैन हो, हम आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं फंसाना चाहते, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज में नहीं बचाना चाहते, क्योंकि इन सारी फॉर्मेलिटीज में पैसा लगेगा ना, आप फिर किसी और से कराओगे, डिटेल में जाओगे, तो चुपचाप आप क्या करो, आपका टर्नओवर से कम है ना, 8% से टैक्स दो और नक्की करो, कुछ आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। सरकार को आप एक पोर्शन दे रहे हो स्मॉल बिजनेसमैन तो सफिशिएंट है, हम छोटे बिजनेसमैन को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। कंपोजिशन स्कीम समझ में आ रही है। पर्सन इज नॉट एलिजिबल, कुछ लोग हैं जो इसमें नहीं आने वाले। कौन नहीं आएंगे, एक्सक्लूड कर रखा है इन्होंने, उनका इंटर स्टेट सेल। इंटर मतलब क्या था,
दो स्टेट्स के बीच में। ऑनलाइन सेल, भाई ऑनलाइन करो तो मार्केट तुम्हारा बड़ा है ना, तुम छोटे बिजनेस में नहीं आ रहे हो, तुम्हारे ई प्लेटफॉर्म है। सर्टेन नोटिफाइड मैन्युफैक्चरर्स, ये मैन्युफैक्चरर्स बड़े लेवल में करे ना, बड़े लोगों को यहाँ से हटा दिया। अगर तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस कर रहे हो तो तुम स्मॉल बिजनेस में नहीं हो। तुम इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ई प्लेटफॉर्म है तुम्हारा, अमेजोन जैसे बड़े डीलर्स हो भाई, तुम भी नहीं। फिर उन्होंने क्या बोलते हैं, जो मैन्युफैक्चर, अदर लाइक्स कैजुअल डीलर फॉरेन टैक्स पे ऑल्सो नॉट क्वालिफाई, इन सबको बाहर रखा है भैया, तुम कंपोजिशन स्कीम में नहीं होगे, तुम्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा। ये छोटे बिजनेसमैन के लिए हमने बनाया है। बातें समझ में आ रही है? रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? अंडर द एक्ट इन द स्पेशल केसेस, इन्होंने कहा पर्सन रिक्वायर्ड टू टैक्स एट सोर्स, कुछ टीडीएस याद आ रहा है? सर्टेन बिजनेसेस मस्ट रजिस्टर इफ दे नीड। छोटे बिजनेसमैन को हमने बोला भैया तुम बिल्कुल नहीं करो, लेकिन अगर आप टीडीएस में कवर हो रहे हो तो प्लीज आपको टीडीएस या फिर टीसीएस में कवर हो रहे हो, आपको करना तो पड़ेगा फिर ये। नॉन रेसिडेंट taxable person, foreign entity conducted business in India need to register, no fixed business location in India। अगर फॉरेन बिजनेस है उसका कोई फिक्स लोकेशन नहीं है तो भैया तुमको भी ये लेना पड़ जाएगा। सप्लायर ऑनलाइन, फॉरेन बिजनेस सप्लाई डिजिटल सर्विस इंडिया मस्ट रजिस्टर इफ दे सर्व। नॉन टैक्सेबल पर्सन होगा, बाहर का हो, नॉन टैक्सेबल छोटे में आ जा रहे हो तो फिर आपको करना पड़ेगा। पढ़ क्या रहे? कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन स्कीम का मतलब समझ में आ गया है? अगर कॉम्पोजिशन स्कीम का मतलब समझ में आ गया, जो ये मैंने आपको बताया, ये कॉम्पोजिशन स्कीम का मतलब बताया। पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम, कौन नहीं एलिजिबल है, ठीक है। पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम, फिर से इन्होंने इसको क्या बताया है, डिटेल में बताया। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, डेटाबेस इन्फॉर्मेशन, सो मोटो खुद से अगर करना चाहते हैं तो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब इन्होंने यहाँ बताए, इधर आओ। सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर दी मल्टीपल, हेडिंग से बताओ क्या बोल रहा है। एक ही रजिस्ट्रेशन कराओ, सारे ब्रांचेस कवर हो जाएंगे। सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर दी, एक है ब्रांचेस एक है लोकेशन। अगर आप बहुत सारे लोकेशंस में हो तो इन्होंने कहा सेपरेट रजिस्ट्रेशन का लोकेशन वाइज, लेकिन ब्रांच अगर आपकी है तो ब्रांच के लिए हम सिंगल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। भाई मैं ही हूं ना आईटेक्स, मैं अगर आईटेक्स हूं, मैंने अलग अलग ब्रांचेस खोल रखी तो एक से हो जाएगा, लेकिन मैं अलग अलग लोकेशन में सेपरेट आइडेंटिटी चला रही हूँ। अगर सेपरेट आइडेंटिटी चलाती हूँ अपनी सब्सिडी ये सब, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी पड़ेगी, डिस्प्ले करना पड़ेगा हर जगह कि ये हमारा जीएसटी नंबर, ये हमारा जीएसटी नंबर, ये हमारा जीएसटी नंबर। बात समझ में आ रही है? पक्का? यही था बस कॉम्पोजिशन स्कीम। हाँ, पहले ये थर्ड पॉइंट तक साफ कर। दिवाली की सफाई करती हूँ, रुक जाओ। लो, कर दी मैंने दिवाली की सफाई। कौन कहता है मैं नहीं सफाई कर रही घर पर, है ना? ये देखो कर रही हूँ मैं सफाई। फटाफट देखा सेकंड में। अब ये वाला भी पॉइंट ले लो। घर तो भाई मचा है, आखिरी वाले दिन झाड़ू लेकर बिल्कुल खड़ी हो जाऊंगी मैं। डेली यहाँ से जाती हूँ और थोड़ा 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 करती रहती हूँ। क्या करे? रिक्की तो भाई खुद खुद पोत के, कहीं पैर में पेंट लगा, कहीं ये मैं वाइप्स लेकर उसको ऐसे ऐसे घिसती रहती हूँ कि यार क्या कर लिया है तूने। चलो हो गया यहाँ तक मेरे महान बच्चों। ब्रेक दे दूं? चलो 5 मिनट का ब्रेक देते हैं। आ जाओ। टॉपिक क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप, क्या लिखा है, शॉप स्टेब्लिशमेंट एक्ट। अब इन्होंने कहा कि भाई तुम लोग शॉप्स वगैरह देखते रहते हो, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम पहले शॉप का मतलब समझाते हैं, स्टेब्लिशमेंट का मतलब समझाते हैं, तो दोनों का मीनिंग बताए, और इसका अपने आप में एक होता है एक्ट। लेकिन एक बात समझना, ये जो शॉप स्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है ना, इनेक्टेड बाय एवरी स्टेट इन इंडिया। हर स्टेट अपना खुद का बनाता है, क्योंकि शॉप के रूल्स रेगुलेशन हर स्टेट के अलग अलग होंगे ना। एमपी स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट। अब देखो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें यहाँ पे जो भी लॉस पढ़ाए जा रहे हैं सेंट्रल लेवल के पढ़ाए जा रहे हैं कि स्टेट लेवल के? सेंटर के कि स्टेट? सेंट्रल लेवल के पढ़ाए जा रहे हैं ना। अब एमपी का लॉ दिल्ली का लड़का थोड़ी ना पढ़ेगा,
महाराष्ट्र के बंदे थोड़ी ना पढ़ेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर सीन बस ऐसा है कि आईसीएसआई के सिलेबस में सारी चीजें सेंट्रल लेवल के लॉज की है, स्टेट लेवल के लॉज नहीं है। लेकिन जो शॉप और स्टैब्लिशमेंट है ये हर स्टेट अपना खुद का बनाता है, कस्टमाइज बनाता है। शॉप स्टैब्लिशमेंट एक्ट जो होता है एप्लीकेबल टू ऑल दी कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट, ठीक है, बिजनेस सेंटर, ऑफिस, वेयर हाउस, स्टोर, होटल्स, ठीक है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे बोला कि सब अपना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करते। कुछ स्टेट के रूल्स क्या होंगे, थोड़े से स्ट्रिक्ट होंगे, किसी के कुछ इजी होंगे, लाइट्स होंगे, तो डिपेंड करेगा हर स्टेट ने अपना कैसा लॉ बनाया। यहाँ इन्होंने कहा कि पर्पस क्या है इस एक्ट को बनाने का। इस एक्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। क्यों नहीं एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन बाकी सब तो कस्टमाइज होंगे ना अंदर से। तो आपको किसी एक स्टेट को बताएंगे नहीं, लेकिन होता क्या है ओवरव्यू दे रखा है। पर्पस क्या है इसका मुझे बताओ, पर्पस क्या है? क्यों होगा? ताकि शॉप जो स्टैब्लिशमेंट है वो थोड़े बेटर तरीके से चले, ऑर्गेनाइज तरीके से चले। इन्होंने कहा चलो शॉप का मतलब समझा देते हैं। शॉप मतलब क्या? कोई भी प्रेमाइस है जहाँ पे गुड्स क्या कर रहे हो, सोल्ड कर रहे हैं, या फिर रिटेलर कर रहे हैं, या फिर होलसेलर कर रहे हैं, सर्विस रेंडर कर रहे हो टू कस्टमर, सिंपल शॉप का मीनिंग है। फिर उन्होंने बोला इंक्लूड करता है क्या क्या, स्टोर रूम इसमें कवर हो जाएगा, गोडाउन हो जाएगा, वेयर हाउस हो जाएगा, वर्क प्लेस हो जाएगा। बच्चों इंपॉर्टेंट ये क्या कवर नहीं होगा, शॉप नॉट इंक्लूड क्या नहीं, फैक्ट्री या फिर कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट। समझना, शॉप क्या है? शॉप वो प्रमाइसेस है जहां पे गुड्स को खरीद बेचा जा रहा है बाय द रिटेलर, होलसेलर, सर्विस प्रोवाइड की जा रही है कस्टमर को। क्लियर है? लेकिन नेगेटिव इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या कवर नहीं होगा, फैक्ट्री कवर नहीं होगा और कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट नहीं होगा। नेगेटिव पॉइंट याद रहेंगे। कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट से इनका मतलब क्या है कि ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन, एनी वर्क जो भी आप क्या कर रहे हो, अंडरटेकन, इंक्लूड सोसाइटी, चैरिटी, ये सारी चीजें, प्रिंटिंग स्टैब्लिशमेंट, कॉन्ट्रैक्टर, ऑडिटर स्टैब्लिशमेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजें कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट में आएंगी। तो कुल मिलाकर सीन ऐसा है कि शॉप की डेफिनेशन में ये चीजें नहीं आती, फैक्ट्री और कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट, और कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट का मीनिंग पड़ गया। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने स्टैब्लिशमेंट का मतलब बताया। स्टैब्लिशमेंट क्या आ जाता है, शॉप भी आ जाता है और कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट भी आ जाता है। ध्यान रखना, शॉप इन कमर्शियल एक्ट और रेगुलेटेड बाय द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज एक्ट एकदम डिफरेंट है। इन्होंने कहा फैक्ट्री शॉप में नहीं आता है, क्योंकि फैक्ट्री का अपने आप में एक फैक्ट्रीज एक्ट है, जो हम आगे चलकर एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे कि भैया फैक्ट्री में फैक्ट्री एक्ट कैसे लगता है। बात समझ में आ रही है? शॉप का मीनिंग, उसकी नेगेटिव डेफिनेशन में क्या बताया, फैक्ट्री कवर नहीं होता है, कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट नहीं होता है। लेकिन स्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन में शॉप और कमर्शियल दोनों कवर हो जाता है। क्लियर है? पक्का? चलिए, इन्होंने कहा लाइसेंस लेना पड़ता है आपको एज पर एक्ट। लेकिन उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन आप दोगे, एप्लीकेशन में क्या होगा, आपने एप्लीकेशन दी, स्टेट गवर्नमेंट को दी एप्लीकेशन, उनकी प्रिस्क्राइब वेबसाइट में दी, साथ में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन दोगे। डिटेल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या हो सकता है एक बार इमेजिन करो, अपना नाम बताओगे, शॉप का नाम बताओगे, लोकेशन बताओगे, ठीक है, ये सारी चीजें। क्या लिखा है, नाम बताओ अपना एम्प्लॉयर का, एड्रेस बताओ स्टैब्लिशमेंट का है, नेम बताओ स्टैब्लिशमेंट का, कैटेगरी बताओ भैया क्या बेचते हो उसमें, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, अदर रिलेवेंट डिटेल्स बताओ। क्यों बोला भैया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बताओ? क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से डिसाइड होते बाकी लॉज भी। अगर 10 या 10 से ज्यादा होते हैं तो फिर क्या लगेगा, इंश्योरेंस याद आ रहा है। 20 या 20 से ज्यादा होता है तो क्या लगता है भाई, प्रोविडेंट फंड। तो ये सारे सिस्टम्स लगते हैं। तो प्लीज आप हमें बताओ कितने एम्प्लॉइज है। ठीक, चलो। अब इन्होंने कहा आओ रजिस्ट्रेशन करते हैं, एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म दो भैया, जो भी इंस्पेक्टर प्रिस्क्राइब होगा स्टेट गवर्नमेंट का, विद इन इंस्पेक्टर ऑफ द एरिया को देना, विद इन 30 डेज स्टार्टिंग एनी वर्क शॉप स्टैब्लिशमेंट, जिस दिन आपने चालू किया वहां से 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन दो, जो भी प्रिस्क्राइब इंस्पेक्टर होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन दो, सेम सारी चीजें, नाम बताओ, एड्रेस बताओ, सारी डिटेलिंग बताओ। अपॉन द रिसीविंग एप्लीकेशन फीस वगैरह इंस्पेक्टर वेरीफाई करेगा एक्यूरेट है कि नहीं, और फिर सर्टिफिकेट दे देगा आपको कि हाँ आपको लाइसेंस मिल गया। कुछ बहुत खतरनाक प्रोसेस है क्या? प्रोसेस घिसी पिटी सेम है। अब उसने कहा कि यहाँ पे टॉपिक खत्म। क्या पढ़ा आपने? शॉप स्टेब्लिशमेंट एक्ट, कुछ एक्ट पढ़ाए उन्होंने। क्यों नहीं पढ़ाया एक्ट? क्योंकि एक्ट हर स्टेट का अलग अलग है। इन्होंने कहा कि जो होगा वो कस्टमाइज होगा, आप बस देख समझ लेना, तुम्हारे एरिया की डिटेलिंग कर लेना, खत्म, और कुछ नहीं बताया। पेन अच्छे से पढ़ा हमने, 10 अच्छे से पढ़ा, जीएसटी तो और अच्छे से पढ़ा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या बोला, हर किसी का अपना कस्टमाइज होता है, स्टेट वाइज चलता है। डन। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, ईएसआई फुल फॉर्म क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम बनाई है, जिसमें उन्होंने बोला कि भैया हम यहाँ पर
अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस कराएंगे। जब हम अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस कराएंगे तो उसका एक पैसा बनता है जो इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है। इन्होंने साफ बोला एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन मिक्स किया जाएगा और दिया जाएगा। यहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है एम्प्लॉयज को, अगर उसकी कुछ भी तबियत खराब हो गई है, मेटर्निटी, डिसेबलमेंट, डेथ हो गई है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी आ चुकी है, मेडिकल केयर, इन सारी उन्हें और उनकी फैमिलीज को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये इंश्योरेंस की स्कीम लेकर आए। खुद से आप सोचो, अगर एम्प्लॉय का अगर इंश्योरेंस हो जाता है तो बच्चा वो एम्प्लॉय भी बचेगा, एम्प्लॉय भी बचेगा और साथ में क्या, उसको कवर किया जाएगा, उनकी फैमिलीज को भी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि भैया कंपनी उनका इंश्योरेंस कराएगी, तो इंश्योरेंस कराने का तरीका क्या होगा। अब समझ लो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, मुझे अगर 50,000 मिलते हैं, ठीक है, वैसे तो ये बात बता दूं ये किनको कवर किया जाता है, छोटे वर्कर्स एंड ऑल, इन सब में ज्यादा कवर किया जाता है। ये एप्लीकेबल, इन्होंने एप्लीकेबिलिटी बताई है सबसे पहले कि हम किसको कवर करते हैं, ऑल क्या लिखा है, नॉन सीजनल फैक्ट्रीज के वर्कर्स को कवर करते हैं। सीजनल समझ, तो सीजन सीजन में जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, नॉन सीजनल मतलब जो ऑल टाइम रहते हैं। तो नॉन सीजनल फैक्ट्रीज को कवर किया जिसमें कितने एम्प्लॉयज होंगे, 10 या 10 से ज्यादा। अब मैं एम्प्लॉय हूँ, अब मुझे कुछ एक पैसा मिलता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 10,000 सैलरी मिलती है, कितनी मिलती है, 10,000 सैलरी। तो 10,000 में से एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी काट लेगी और प्लस करेगा जो मालिक होगा, बॉस होगा, वो एक प्लस करेगा, उन दोनों को ऐड कर कर इंश्योरेंस कंपनी को पे किया जाएगा, ताकि कल को कुछ भी दिक्कत हो तो मेरे को प्रॉपर उसका इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कवर कर सकती है, इन्होंने कहा स्टेट गवर्नमेंट चाहे हैव एक्सटेंडेड द कवरेज, सरकार ने एक्सटेंशन दे रखा है। उन्होंने कहा बस हम नॉन सीजनल फैक्ट्रीज को इन्हें कवर करेंगे, किस किस को करेंगे, शॉप्स को भी कर लेंगे, होटल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हो गया, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट हो गया, न्यूज़पेपर स्टैब्लिशमेंट, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन जहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करें। बोल क्या रहे हैं यहाँ पर, नॉन सीजनल फैक्ट्री आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा अगर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, इतने सारे एरियाज को भी बोलते हैं भैया हम ये जो लॉ है नॉन सीजनल फैक्ट्री में तो लगाएंगे लगाएंगे, प्लस इनको भी कवर करेंगे। ये क्लियर है। नीचे सेम बातें कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक्सटेंशन दे दिया, सेम सारी चीजें, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भैया हम 10 की जगह पे क्या करेंगे, उनको कवर करेंगे जो 20 है, 20 से ज्यादा। सेंटर स्टेट में जब 10 में कवर कर लिया तो सेंटर ने क्या बोलते हैं हम 20 वालों को भी कवरेज दे देंगे। बात समझ में आ रही है, ऑटोमेटिकली 20 तो कवर हो जाता है ज्यादातर केस में। क्लैरिटी है बच्चों। वेज लिमिट, मैंने कहा था ना छोटे लोगों को कवर किया जा रहा है, ठीक, कितने तक के, जिनको सैलरी कितनी मिलती है, क्या लिखा है, अप टू 21,000। एम्प्लॉय एफोर्सेड कैटेगरी जो फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, जिनका इंश्योरेंस कराना है, वो बहुत छोटे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। अगर कोई डिसेबल है तो उसको अगर 25,000, डिसेबल के लिए 25 बोल दिया और नॉर्मल लोग के लिए भैया 21 बोल दिया, 25 एक्चुअल में दे दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो है ना उसकी वर्किंग सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं है। क्लैरिटी है बच्चों। नेक्स्ट क्या बोलता है, अब मैंने आपको क्या बोला था, एम्प्लॉय थोड़ा सा डालेगा और एम्प्लॉयर दोनों का मिक्स कर कर। इन्होंने कहा एम्प्लॉय कितना डालेगा, उसको जितनी भी सैलरी मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी उसकी 20,000 है, इस 20,000 का क्या कैलकुलेट किया जाएगा, 0.75%। और एम्प्लॉयर क्या करेगा, अपने पॉकेट से देगा कितना, 3.25%। ज्यादा कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, बॉस कर रहा है। इनका तो देखो 1% भी पूरा नहीं जा रहा, 0.75%, और वो कितना दे रहा है, 3.25। जरा दोनों को ऐड कर दो, कितना होता है, मतलब 4% आपका क्या किया जाता है, डिडक्ट कर कर, मतलब कि सैलरी में से डिडक्ट उतना ही होता है, लेकिन एम्प्लॉयर अपने पॉकेट से 4% किसको देता है, इंश्योरेंस कंपनी को देता है, अपने सारे एम्प्लॉय का इंश्योरेंस। पर बंदे की बात हो रही है, तुमसे अगर एम्प्लॉय तो तुम्हारा चार 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 करके इकट्ठा करके इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाएगा। क्लियर है, लॉजिक समझ में आ रहा है। हाँ 3.25, फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या है, इसका 4% जरा निकालो, 20,000 का 4% कितना होगा, 8 होगा, 800 रुपये होगा। अगर मैं कहूंगी ये 800 रुपये में बाइफर्केशन करो, 3.25% निकालो और 0.75, तो उन्होंने कहा ये वाला जो पोर्शन है 800 रुपये आपके एक एम्प्लॉय के बिहाफ में दिया जाएगा, लेकिन जो 0.5% है, 20,000 का 0.5%, 0.75 निकालो, कितना आ रहा है, 150, और ये कितना होगा, 800 में से 150 कर दो, 650। मतलब सैलरी में से 20,000 सैलरी है, उसमें से 20,000 में से डिडक्ट कर लिया जाएगा, पूरे 20,000 नहीं दिया जाएगा, 150 डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, और बॉस के पास रहेगा। फिर 650 बॉस अपने पॉकेट से लगाएगा, इनकी सैलरी से नहीं काटेगा, 650 लगाएगा,
बॉस के पास टोटल कितना हो गया 800, वो इंश्योरेंस कंपनी को पे करेगी। मतलब जो बंदा कमा रहा है उसका बस 150 कटेगा। समझ में आए? तो इस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया जाता है। कुछ फायदे नहीं, लॉ ने उसके सर पे ये बाउंडेशन डाली है। यस, उल्टा उसके जेब से जाता है, वो ट्राई करता है कि भैया मैं ज्यादा लोग को नहीं रखूं। लेकिन अगर बिजनेस आगे बढ़ रहा है, लोग ज्यादा तभी रखोगे ना जब बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा। जब बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा तो भैया आप अच्छा कमा रहे हो ना, इस कारण से आपके सर पे लाइबिलिटी भी आएगी। तो यस, हर कोई चाहता है कि हम लॉ को कंप्लाई ना करे। सर दर्द है ना, पैसे लग रहे हैं ना, हर एम्प्लॉय के बिहाफ में 650 650, और जिसकी सैलरी जितनी, एक महीने का। बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो नेक्स्ट, क्या लिखा है? ईएसआई रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बोथ, इन्होंने क्या बोल दिया? मिनिस्ट्री ऑफ किसने? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। क्या लिखा है ये? यूनिफाइड श्रम क्या होता है? लेबर जो वो काम करते हैं, श्रम। ठीक है, क्या लिखा है? सुविधा पोर्टल, हिंदी नेम है और कुछ नहीं। ठीक है, लेबर्स को फैसिलिटी देना, प्रोवाइड करना सुविधा, उसका एक पोर्टल ओपन कर रखा है जिसके थ्रू क्या हो जाएगा? फैसिलिटी रिपोर्टिंग ऑफ द इंस्पेक्शन, सबमिशन ऑफ द रिटर्न, पूरे का पूरा डिटेल आप पे नजर रखा जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कैसा होगा? इन्होंने कहा इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन करिए। फॉर एग्जाम्पल आईटेक्स ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तुम लोग हमारे यहाँ पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हो। ठीक है, अब तुम लोग का भी मैं क्या करवाऊंगी, जैसे जैसे न्यू ज्वाइनिंग आएगी मैं ये ऐसे ऐसे इनको इन्फॉर्म करती जाऊंगी। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मिल रखा है, आईटेक्स ने रजिस्ट्रेशन करा लिया कि हम नॉन सीजनल फैक्ट्रीज में कवर हो रहे, 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज है, यस हम रजिस्टर्ड है। अब तुम एक नए एम्प्लॉइज आते हो तो तुम्हारी भी डिटेलिंग में डालती रहूंगी, मेरी डिटेलिंग तो ऑलरेडी है, बाकी सबकी डिटेलिंग, 2 एम्प्लॉइज एक्स्ट्रा है, 2 एम्प्लॉइज की डिटेलिंग डालेंगे कि भैया अब हम इसका भी तुम्हें देंगे इंश्योरेंस, इसका भी इंश्योरेंस कराओ, इसका अगर एक्सीडेंट हो जाए तो प्लीज आप इनको पे करना। क्लैरिटी है? जनरल बात है, फटाफट वाला रीड करेंगे। ऑन ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय हैज टू रजिस्टर, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन करोगे तो आपका अलग से पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होगा। आप सबसे पहले क्या करोगे? अपनी पूरी डिटेल दोगे, एम्प्लॉय विल बी रिसीव, एम्प्लॉय शेल लॉग इन, एम्प्लॉय को एक लॉग इन मिलेगा, एक यूजर आईडी मिलेगा पासवर्ड के साथ। जनरल बात लिखी है। एम्प्लॉय क्या करेगा? उसमें स्टेट डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता है उसकी पूरी बात बताएगा। फिल करेगा डिक्लेरेशन फॉर्म, एम्प्लॉय रजिस्टर ओनली आफ्टर ही मेक द एडवांस पेमेंट। साफ बोल दिया है भैया, तुमको क्या देना पड़ेगा? 6 महीने का एडवांस पेमेंट इंश्योरेंस का देना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने तो काम करोगे, हम ये मान के चल रहे। ठीक, फिर वंस रजिस्टर्ड तो इन्होंने बोल दिया एम्प्लॉय विल रिसीव, आपको C11 एक लेटर रिसीव होगा, ये यूनिक रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें 17 डिजिट होगा, जिससे इस पोर्टल्स में आपकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कल को कुछ होता है तो इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से ही इंश्योरेंस क्लेम किया जाएगा। क्लैरिटी है? चलिए, हाँ, ट्रांसफर हो जाता है, ये नेक्स्ट लाइन यही थी। रजिस्ट्रेशन कैन बी ट्रांसफर इफ एम्प्लॉय स्विच, अगर एम्प्लॉय इस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है तो वहां पे उसका स्विच हो जाएगा। तुम लोगों ने पीएफ सुना है, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक प्रोविडेंट फंड, तुम नोटिस करोगे सेम सिस्टम है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? तुम मेरी कंपनी में एम्प्लॉय में काम कर रहे हो, मैं बॉस, आईटेक्स कंपनी, तुम अंडर एम्प्लॉय है, यहाँ पे 20 लोग से ज्यादा एम्प्लॉय है, तो मुझे क्या बनना करना पड़ेगा? प्रोविडेंट फंड। सेम होता है, तुम्हारी सैलरी का एक कॉन्ट्रीब्यूशन बॉस अपने पॉकेट से लगाएगा, दोनों को ऐड करेगा और पीएफ फंड में डालेगा। फॉर एग्जाम्पल तुम छोड़ देते हो, कहीं और जाते हो, वेरी गुड, ये फंड मतलब ट्रांसफर हो जाएगा, आपको निकाल कर यूज करना है निकाल के यूज कर लो, लेकिन आपको दूसरी जगह जॉब स्विच कर रहे हो वहां पे भी आपका पीएफ ट्रांसफर हो जाता है। सेम यही है। हाँ, एक्चुअल में रिटायरमेंट टाइम मिलता नहीं है तुमको, अगर अभी जरूरत है तुम अभी यूज कर लो, लेकिन वो एक्चुअल में रिटायरमेंट के बाद की ही आपको एक सेवा दी जा रही है, सर्विस, क्योंकि बच्चों अभी ताकत है, दम है। ठीक है, जितना कमा सकते हो कमा लो, लेकिन उड़ाओगे भी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का सिस्टम क्या चल रहा है देखो, सरकारी सिस्टम की बात करो तो पेंशन मिलती है, उनके बुढ़ापे में उनका सहारा उन्होंने पेंशन दे रखी है कि भैया अभी तुम्हें सैलरी इतना दे ही नहीं रहे, तुम्हारा पेंशन तुम्हें मिलेगा। लेकिन ये प्राइवेट पर्सन जो लोग होते हैं ना, वो इतना सोचते नहीं है दूर का, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया पीएफ काटेंगे, ये काटेंगे, ताकि कुछ सेविंग हो जाए, और जब आपकी है ना बॉडी में इतनी ताकत ना रहे काम करने की, तब वो आपको पैसा यूज कर सको आप, इस कारण से होता है। लेकिन अगर आपको बीच में कभी जरूरत होती है तो आप अपना फंड तोड़वा सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि उसके बाद, पहले भी कर सकते हो। वैसे वैसे ही, हाँ, कुछ एक डिडक्ट, मतलब तुम्हें उतना मुनाफा नहीं होगा जितना होना चाहिए था, क्योंकि पीएफ रखा है, फंड पैसा रखा नहीं होगा, सरकार क्या करेगी उसे? इन्वेस्ट करेगी, उस इन्वेस्ट से तुमको भी इन्वेस्ट करके ही बड़ा कर देगी वो। तो अगर आप पहले करोगे तो थोड़ा बहुत यस कटता है, उतना पैसा नहीं मिलेगा, मतलब तुम्हें मुनाफा उतना नहीं होगा कुल मिलाकर, ये वाली बात होती है। क्लियर है? इनका परसेंटेज अलग होता है। हाँ हाँ, नहीं पूरा ही मिलेगा, तुम्हें पूरे 4% मिलेंगे, प्लस
ये 4% तो डिडक्ट किया गया है, जितना काटा वो नहीं मिलेगा, उसे मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है, मार्केट से आपसे मार्केट जितना ऊपर गया है वो ऐड होकर मिलता है। मान लो आपका फंड हुआ आज 2 लाख तक होता है, लेकिन 10 साल बाद 20 साल बाद अगर देखो तो भैया वो 50 30 जितना मार्केट के हिसाब से बढ़कर आपको मिलता है। तो वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट भी होता है। अब जिनकी कंपनीज में ये लगता है वो इस तरीके से करते हैं, लेकिन कोई अगर पर्सनल लेवल में भी करना चाहते हो तो पर्सनली भी पीएफ होते हैं, गवर्नमेंट अपनी चलाती है। अगर आप आज से चाहते हो, इट इज जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड ये सब होते हैं ना, तो ऐसे ही प्रोविडेंट फंड भी है। तुम सरकारी इसमें भी अपना खुद का फंड धीरे धीरे इकट्ठा कर सकते हो, अपना छोटा छोटा अमाउंट। यस, वेरी गुड। अटल पेंशन स्कीम ये सब भी बहुत सारी स्कीम्स निकाली है। कुल मिला के सरकार ने बहुत सारी स्कीम निकाली है फॉर दी सेविंग। पीपीएफ भी, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात कर रही हूँ मैं। अगर आपको लग रहा है कि भैया आपकी कंपनी में कुछ नहीं ऐसा होता है, तो आप पीपीएफ फंड में भी अपना अलग से सेपरेट कर सकते हो। ठीक है। यस, यस, ऐसा ही सिस्टम है। वेरी गुड। चलो, अभी यही पढ़ना है जो अभी मैंने आपको बताया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मीनिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। सबसे पहले उन्होंने बोला भैया हमें तुम्हें क्या देनी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देनी है, सिक्योरिटी देनी है। कब? पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। भैया रिटायरमेंट के बाद ताकत नहीं रहेगी, काम कुछ कर नहीं पाओगे, पैसे की जरूरत होगी, तो उस टाइम के लिए हम तुम्हारा पैसा बचाना चाह रहे हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर व्हेन दे आर टेम्पररी और नो लॉन्गर फिट टू वर्क। साफ इन्होंने बोला पार्लियामेंट एनेक्टेड एक स्कीम बनाई है, उस स्कीम का नाम ये है आपका प्रोविडेंट फंड। ठीक है। अब साफ इन्होंने बोला मैंडेटरी, किसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, किस स्टैब्लिशमेंट को, आईटेक्स को करना पड़ेगा। क्या? इन्होंने बोला भैया हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री में 20 या 20 से ज्यादा है तो कंपलसरी करना पड़ेगा। और अदर स्टैब्लिशमेंट भी कर सकते हैं अगर 20 से ज्यादा पर्सन है, अगर लेकिन सीजी नोटिफाई करेगी तो। फैक्ट्री तुमको तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अदर स्टैब्लिशमेंट है उनको सीजी नोटिफाई करेगी, 20 या 20 से ज्यादा लोग हैं तो वो भी मैंडेटरी क्या करेंगे, अपना प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। वॉलेंट्री की बात करूं तो 20 से कम है, खुद से अपनी मर्जी से करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लैरिटी है। आप एक इंडिविजुअल करना चाहते हो तो पीपीएफ फंड में आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो। क्लियर? चलिए, एप्लीकेशन फॉर द रजिस्टर अंडर द लेबर लॉस ऑनलाइन। इन्होंने कहा भैया अगर लेबर लॉस की बात करेंगे तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस से पढ़ाना भी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, इंटर स्टेट माइग्रेंट वुमेन्स। कुल मिलाकर यहाँ 5 लॉ बताए हैं, इन सब में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन इनके लॉस दे रखे। अभी जो आपका, अभी आप क्या पढ़ रहे हो, सिविल पढ़ रहे हो, सिविल का ये पार्ट पढ़ रहे हो, ये लास्ट चैप्टर है। इसका सेकंड पार्ट क्या है, सारे लेबर लॉज है, पूरे के पूरे लेबर लॉज। हम उसमें क्या पढ़ेंगे, फैक्ट्रीज, वेजेस, पेमेंट, ग्रेचुटी, बोनस कैसे देना है लेबर्स को, समझ रहे हो। तो जितने यहाँ पे टर्म्स यूज किए जा रहे हैं ना, वो सारी की सारी डिटेलिंग आप वहां पढ़ने वाले हो, क्योंकि वहां पे लेबर को किस तरीके से, क्योंकि आपकी डीलिंग वो भी तो रहेगी। आपने बिजनेस सेटअप कर लिया, अब बिजनेस सेटअप करने के बाद वर्किंग चले, तो वर्किंग के बीच में और कौन कौन से लॉस लगते हैं वो भी आपको सेकंड पार्ट में बता के रखा है। तो ये सारे जो चीज है, लेबर, कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब कहाँ कवर हो जाएंगे आपके बी पार्ट में। यहाँ पे बस अभी नेमिंग दे रखी है। क्लियर है बच्चों? हेडिंग बताओ, खत्म। यहाँ पर कौन कौन सा पढ़ लिया आपने? पैन पढ़ा, टैन पढ़ा, जीएसटी पढ़ा, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट पढ़ा, इंश्योरेंस, ईएसआई पढ़ लिया और प्रोविडेंट फंड। अब इन्होंने कहा भाई पॉल्यूशन कंट्रोल, खुद से सोचो दिमाग में क्या आ रहा है, पॉल्यूशन एक्ट आ रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा हमने एक बोर्ड बनाया है, हमने इंडिया लेवल में एक बोर्ड बनाया, एक सेंट्रल बोर्ड बनाया और एक स्टेट बोर्ड बनाया। थोड़ा बहुत इंडियन इकोनॉमी में ये कंसेप्ट था, हाँ, 12th क्लास में, ठीक है, कि एक बोर्ड होता है जो चेक करता है फैक्ट्रीज में जाके पॉल्यूशन कितना हो रहा है, याद आ रहा है, अवेयरनेस रखता है। जैसे हम क्यों बोलते हैं हमारी गंगा बेचारी नदी पूरी बर्बाद हो चुकी है, क्यों? क्योंकि भैया फैक्ट्री का गंदा पानी कहाँ जाता है, वहीं जा रहा है, केमिकल वाला पानी। बहुत ही, जिसको इतना शुद्ध माना जाता है वो इतनी शुद्ध है नहीं, स्पिरिचुअल चीजों में शुद्ध माना जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली अगर उसकी टेस्टिंग की गई है तो सबसे बर्बाद है वो। क्यों? क्योंकि इतना कचरा, इतनी गंदगी कर रखी है। सबसे मेजर रोल कौन है भैया? फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज का इतना गंदा जो मटेरियल होता है वो उधर जाता है, केमिकल जाता है। तो इन्होंने कहा भैया हमने एक पॉल्यूशन कंट्रोल बना के रखा है। पॉल्यूशन कंट्रोल क्या करता है, एंटरप्रेन्योर ऑब्टेन दी स्टैटरी, क्या करना पड़ेगा आपको, क्लियरेंस लेना पड़ेगा, किससे? पॉल्यूशन कंट्रोल एनवायरमेंट फॉर द सेटिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। 39 टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है जो लिस्ट करके रखे, जिनको साफ बोल रखा है भैया तुमको मिनिस्ट्री से ये सब लाइसेंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी जो फैक्ट्री वो बहुत ज्यादा क्या करने वाली है, पॉल्यूशन करने वाली है। तुम खुद नोटिस करो जितनी भी फैक्ट्रीज होती है एकदम आउट एरिया में होती है, क्योंकि भैया आप यहाँ पे पॉल्यूशन कर रहे हो, आउट एरिया में जाओ, क्यों लोगों को यहाँ पे बर्बाद कर रहे हो। तो इन्होंने कहा एक कंसर्न ऑफ द स्टेब्लिश होता है और एक कंसर्न ऑफ द ऑपरेट। स्टेब्लिश क्या होगा, हम स्टेब्लिशमेंट करने जा रहे हैं। दूसरा कंसर्न क्या बोला है, काम स्टार्ट कर रहे हैं।
ऑब्टेन स्टार्ट करने से पहले उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन सिमिलर एक्टिविटी स्टार्ट द बिजनेस, लाइसेंस वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 1 से 7 साल तक का लाइसेंस आपको लेना पड़ता है, ठीक है। अप्लाइड ऑब्टेन बिफोर स्टार्टिंग द प्रोडक्ट एक्टिविटी, काम प्रोडक्शन चालू करने से पहले आपको कंसर्न लेना पड़ेगा। सीटीओ मतलब क्या है, कंसर्न टू ऑपरेट। लाइसेंस वैलिड, इसमें कितने साल तक का लाइसेंस होता है, 5 साल, फिर उसको रिन्यू करवाना होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इन्होंने देखो कैटेगरीज बताई है, रेड कैटेगरी, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट। खुद से सोचो, रेड मतलब ज्यादा डेंजर, ऑरेंज थोड़ा सा कम, ग्रीन और व्हाइट एकदम साफ। इन्होंने कहा इंडस्ट्रियल सेक्टर पीएसआई ये है, पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर की बात हो रही है। पॉल्यूशन स्कोर इंडेक्स की अगर मैं बात बोलूं तो 60 एंड अबव, जिनका स्कोर कितना है 60 या उससे ज्यादा है, भैया ज्यादा पॉल्यूशन है। जिसका 41 से 59 तक है वो क्या ऑरेंज में है, जो 21 से 40 आ रहे वो ग्रीन में है, और जो अप टू 20 है दैट मीन्स वो क्या है, व्हाइट है, मतलब क्लीन है। अब यहाँ नंबर ऑफ इंडस्ट्री, इन्होंने बस आपको डेटा दिया है, 60 इंडस्ट्री किस में आ रही है, रेड में आ रही है, मतलब ज्यादा डेंजरस हो गया। फिर 83 क्या है, ऑरेंज में, मतलब जल्द वो ऑरेंज रेड बन जाएगी, पॉल्यूशन जब इतना ज्यादा हो रहा है। 63 36 डेटा दे रखा है कि कितनी नंबर ऑफ इंडस्ट्री है जो इन जोन में आई है, ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये डेटा देता रहता है। लेकिन कलरिंग से समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा डार्क उतना ज्यादा डेंजर, बात समझ में आई। नीचे उन्होंने बोला प्रोसीजर ऑप्टेन, कैसे एनओसी लेना पड़ेगा, ये सीटीई से और सीटीओ से। बच्चों कुछ तो अब रीड करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, जनरल प्रोसेस दे रखी है, एप्लीकेशन वगैरह। फिर उन्होंने बोला कुछ कंप्लाइंसेस है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन खत्म। इन्होंने कहा कि भाई एनवायरमेंट लॉस को लेकर ये कुछ कंप्लाइंसेस है, क्या दे रखा है, ईसी बोले तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, ईटीसी ईटीओ एंड ऑथराइजेशन वेस्ट मैनेजमेंट हैजार्डियस अदर वेस्ट जो भी आप कर रहे हो, या फिर हैजार्डियस सब्सटेंस मैनेजमेंट। अगर आप ये सारे काम कर रहे हो तो कुछ इनके अलग से लॉज है। अब डिटेल में उन्होंने ये पूरे के पूरे लॉज बता दिए, ये देखो क्या लिखा है, ये नाम बताए, अथॉरिटीज बताई, इनसे भाई पूछो तुम, और इनके ये एक्ट के नाम बताए। अब इन्होंने कहा इन एक्ट के नामों में क्या लिखा है, पहला एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, फिर फॉरेस्ट एक्ट, फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट, एयर वाटर नॉइस, ये सारी चीजें, ठीक है। ये सारे अलग अलग एक्ट्स है। इन एक्ट का काम क्या होगा, रेगुलेट करना, कंप्लाइंसेस एंड ऑल। तो अगर आप किसी फैक्ट्री से डील कर रहे हो तो इन सारे लॉस को आपको देखना पड़ेगा, बस नाम दिए, क्लियर है। फिर इन्होंने कहा देखो ये सब तो अलग है, दूसरे रजिस्ट्रेशन भी होते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन क्या लिखा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आपका क्लाइंट कहाँ काम कर रहा है, इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, या फिर किसका काम है, फार्मेसी का काम है, या फिर क्या है, फूड बिजनेस, इसकी अथॉरिटी फंसाई। कुछ सुना सुना सा लग रहा है, एनबीएफसी सुना था, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर बैंकिंग एक्टिविटी कर रहा है, इंश्योरेंस का, इंडस्ट्रियल का, टेलीकॉम। इन्होंने कहा ये हम सेक्टर बता रहे हैं, हर सेक्टर का अपना है। याद करो इससे पहले वाला चैप्टर उन्होंने पूरे एक्ट के नाम दे रखे थे। इन्होंने कहा भैया रजिस्ट्रेशन लाइसेंस इनको क्या करना होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो आईसी वाला कोड, आईसी मतलब क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन कराओ। ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा, किसको, फार्मेसी बिजनेस में हो तो। फासिन की अथॉरिटी है भैया, इनसे पूछो, इनके रजिस्ट्रेशन कराओ, बैंकिंग लाइसेंस लो, इंश्योरेंस हो तो भैया आईआरडीएआई में आ जाओ, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या फिर टेलीकॉम लाइसेंस। अब बाजू में इन्होंने क्या बता के रखा है भैया, ये हमारी अथॉरिटी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी अथॉरिटी, आरबीआई इंश्योरेंस के आईआरडीए, डिपार्टमेंट प्रमोशन इंडस्ट्री, ये सब अथॉरिटी है। अब इन्होंने कहा ये हमने बस नाम दिए, नीचे एक एक को पकड़ पकड़ के समझाया। पहले किससे समझाया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होगा, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, की बिजनेस है आपका। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो कंपलसरी आपको क्या करना पड़ेगा, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा, मैंडेटरी। भैया किससे लेना पड़ेगा, 10 डिजिट का कोड है, ऊपर अभी हमने अथॉरिटी का नाम पढ़ा, डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड। फिर उन्होंने कहा एप्लीकेशन, बच्चों प्लीज अब ये एप्लीकेशन आप रीड करोगे, कहाँ लॉग इन करना है, क्या डेटा देना है, डेट ऑफ बर्थ बताओ, पैन बताओ, प्लीज ये रीडिंग में आपका जाएगा। फिर उन्होंने बोला ड्रग लाइसेंस, सोचो एक बार ड्रग लाइसेंस किसको लेना, जो फार्मेसी का काम कर रहा है। इन्होंने कहा जो ड्रग लाइसेंस है, परमिशन टू स्टार्ट फार्मेसी बिजनेस, ड्रग कंप्राइज द मेडिकेशन इंस्ट्रूमेंट, जो भी आप ये डायग्नोस ट्रीटमेंट ये सब करो। लेकिन उन्होंने कहा दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है रिटेल ड्रग लाइसेंस और एक होता है होलसेल।
इन्होंने कहा जो रिटेल वाला होता है, तुमने जनरल केमिस्ट शॉप तो देखी होंगी, उनको अपना एक लाइसेंस लेना पड़ता है। दूसरा उन्होंने बोला जो होलसेल होता है उनको भी अपना अलग मेडिसिन का लेना पड़ता है, तो होलसेल और रिटेल दोनों को अपना अपना अलग अलग स्पेसिफिक लाइसेंस। अब इन्होंने कहा ये लाइसेंस लेने के लिए क्या प्री रिक्विजिट है, व्हाट डू यू मीन बाय प्री रिक्विजिट, रिक्वायरमेंट। इन्होंने कहा भैया एरिया बताओ। अब थोड़ा सा ध्यान देना, आप फार्मेसी की अगर मैं बात करूं, दुकान तो देखते ही हो ना, केमिस्ट में तो जाना लगा ही रहता है तुम्हारा, है ना। तो फार्मेसी की अगर मैं बात करूं तो एरिया, स्टोरेज फैसिलिटी, टेक्निकल स्टाफ। रिटेल में होलसेल में क्या होगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आओ एक बार रीड करते हैं। मिनिमम एरिया क्या बोला, साफ साफ बोला अगर आपको लाइसेंस लेना है ना, तो आपकी जो दुकान होगी ना वो केमिस्ट की, कितनी होनी चाहिए कम से कम, 10, है ना। वो मुझसे भी ऐसी गलती होती है ना, 10 स्क्वायर फीट। तुमने देखा एक जो छोटी छोटी दुकानें रहती हैं, तो कम से कम 10 तो होनी चाहिए आपकी। स्टार्ट अ मेडिकल शॉप, स्क्वायर फीट है ना। फार्मेसी होलसेल आउटलेट, इन केस द फार्मेसी बिजनेस कंबाइंड रिटेल होलसेल, तो फिर आपका क्या चाहिए, 15 चाहिए। मतलब आपको लाइसेंस तब मिलेगा जब आपका हम एरिया देखेंगे, या तो आप रिटेल में करो तो 10, लेकिन होलसेल के साथ करो तो आपका स्क्वायर मीटर 10 की जगह 15 होना चाहिए। स्टोरेज फैसिलिटी है, कुछ चीजें होती हैं जो रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर में ही रखनी होती है, मेडिसिन कुछ होती है जिनको ठंडा में रखना होता है, तो क्या वो फैसिलिटी है, वेरी गुड, इंस्टॉल वगैरह, ठीक है। ये फैसिलिटी है क्या, प्लीज ये फैसिलिटी होगी तो ही आपकी जो ये शॉप है, रिटेल है या होलसेल, क्या उसमें टेक्निकल स्टाफ बैठा है। होलसेल में उन्होंने क्या बोल दिया, होलसेल शेल बी मेड आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ द रजिस्टर, ठीक है, फार्मस, या फिर प्रेजेंस ऑफ द कंपिटेंट पर्सन, शेल बी ग्रेजुएट विद दी, कोई नहीं ये रूल फॉलो करता, है ना। इन्होंने क्या लिखा है, एक्सपर्ट होना चाहिए, मतलब क्या, ग्रेजुएट विद दी 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डीलिंग इन द ड्रग्स एंड, ठीक है। देन उन्होंने कहा पास अगर एसएसएल से विद 4 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइसेंस। अगर रिटेल में अगर आप आते हो तो रिटेल में बोल दिया प्रेजेंस ऑफ द रजिस्टर फार्मेस्ट अप्रूव बाय द डिपार्टमेंट, और उन्होंने कहा कि रिक्वायर्ड थ्रू आउट दी वर्किंग्स। रिटेल में उतना नहीं बोला, उन्होंने बोला भैया होलसेल में होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, जितने भी तुम केमिस्ट देखते रहते हो, क्या होते हैं रियल में, सच में उन्होंने वो अपना डिग्री विग्री लिया होता है, लाइसेंस, एग्जैक्टली exactly. अगर मैंने पढ़ाई कर रखी है और मुझे डिग्री मिल रखी है, तो ये क्या कर दिया मैंने, किसी को दे दिया और दुकान कोई और चला रहा है। साफ साफ लिखा है भैया रजिस्टर्ड प्रेजेंस, बार में लिखा ना प्रेजेंस ऑफ रजिस्टर फार्मेस्ट, इसमें भी लिखा है प्रेजेंस ऑफ द रजिस्टर फार्मेस्ट। इनका मतलब जो है या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन जो ग्रेजुएट है, लेकिन एक्चुअली में सर्टिफिकेट किसी और का होता है और काम करने वाला कोई और होता है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली काम चलता है, लेकिन इन्होंने साफ बोला कि भैया वो होना चाहिए, लेकिन लॉस फॉलो हो ही नहीं रहे। जिस दिन इंस्पेक्टर आता है भैया क्या पकड़ा दी जाती है, क्या पकड़ा दी जाती है, ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम्स क्या होते हैं बच्चों, गलत होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ऑनलाइन जा रहा है, चलो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, फटाफट डॉक्यूमेंट रीड कर लोगे। अब ऐसे किसका बता के रखा है, फूड का बताया है। अब मुझे बताओ क्या इसमें कुछ कंसेप्ट की जरूरत है क्या, ये सब रीडिंग पोर्शन है, फसाई दे दिया। फिर उन्होंने बोला चलो इसका भी रजिस्ट्रेशन, एनबी, देखो उसमें भी बोला स्टेट लेवल का होता है, और फिर क्या होता है सेंट्रल लेवल का होता है। स्टेट लेवल में क्या बोल दिया, आपका एनुअल टर्नओवर कितना है, 20 करोड़, 12 से 20 के अंदर है तो स्टेट लेवल करो। सेंटर कब कराना पड़ता है, जब 20 करोड़ से ज्यादा का होता है। आप किस लाइन में, फूड एंड सेफ्टी की लाइन में आ रहे हो, ठीक है। ये है पूरा इन्होंने जो बताया, ये इसको पढ़ लिया तो ऊपर सब कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर एनबीएफसी, एनबीएफसी का पूरा टॉपिक पढ़ा था, टाइप्स पढ़े थे कितने सारे, उन्होंने यही सारे फिर से रिपीट बताए हैं। बैंक और एनबीएफसी में डिफरेंस बता रहे हैं जो हम वहां पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटी कुछ याद आ रहा है, 50-50 टेस्ट याद आ रहा है, पूरा सेम बताया है। फिर उन्होंने बोला कुछ एग्जामेशन दे रखी है हमने यहाँ पर, रिक्वायरमेंट, नेट ओन फंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, टाइप ऑफ एनबीएफसी के लाइसेंस कैसे होंगे। तो कुल मिलाकर अब जो ये टॉपिक है बैंकिंग, इसका कंसेप्ट दे रखा है। एक और बताओ, और कॉन्सेप्ट क्या है, आईआरडीए मतलब क्या, इंश्योरेंस। फिर उसके बाद क्या है, खत्म। अब मुझे बताओ जो जो टॉपिक अभी रह गए, कौन कौन से टॉपिक रह गए, फार्मेसी फसाई हो गया, इंश्योरेंस, आईआईडीए, कुछ भी टेलीकॉम सेक्टर, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कंसेप्ट है, ये सब तुम्हारे नोन है। बस यहाँ पे पढ़ना क्या है आपको, प्रोसेस पढ़नी है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, लाइसेंस कैसे लिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी रीडिंग में जाएंगी,
क्योंकि इसमें कंसेप्ट नहीं है बच्चा, यहाँ बस मैं बोलती रहूंगी, तुमको याद होना नहीं है। तो प्लीज एक बार आपको वन रीड करना पड़ेगा और बाजू में खुद से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, लेकिन कहीं अगर दिक्कत जाएगी तो मैं इसके डाउट जरूर एंटरटेन करूंगी। तो ये रीडिंग 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 ही करना पड़ेगा। सिस्टम सबका प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन सेम वैसे जो अभी तक हमने ऊपर पढ़ा है। क्लियर है बच्चों? कर लेंगे क्या रीडिंग पक्का? एक बार में मत करना, टाइम अलॉट करना कि भैया आज एक आधा घंटा देना है, फिर आधा एक घंटा देना है, ऐसे करके इसको रीड करेंगे। क्लियर है? तो आज हाँ, सब 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 सारी सारी चीजें रीड करनी है। क्यों? क्योंकि पैटर्न सेम है ना। लाइसेंस लेने का तरीका, डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन, कंसेप्ट तो पता ही है ना तुमको। तुमको बैंकिंग कंसेप्ट पता है, इंश्योरेंस कंसेप्ट पता है, आईआरडी से बस एप्लीकेशन लेकर लेना है। क्लियर है? चलो, यहाँ ये टॉपिक होता है आपका ओवर।